हेलो, नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के। आज का हमारा एजेंडा है इस कोर्स में एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स और उसका क्लासिफिकेशन, उसी के साथ ऑडियो विजुअल एड्स का क्लासिफिकेशन और उसका कैसे यूज किया जा सकता है, एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या है उसके और डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद में हम समझेंगे मीडिया मिक्स स्ट्रेटजीज। तो आज का हमारा ये एजेंडा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेप्स है। मतलब सीक्वेंस में कुछ स्टेप्स हम लेंगे ताकि हम ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर पाए जिसमें एक इफेक्टिव लर्निंग हो पाए। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना स्टेप बाय स्टेप जिसमें इफेक्टिव लर्निंग हो पाए, उसे हम एक्सटेंशन टीचिंग मेथड कह सकते हैं। या एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स वो डिवाइसेस है, वो टूल्स है जिसको हम यूज करके ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन हो पाए किसके बीच में, द ट्रेनर एंड द लर्नर। मतलब लर्नर और ट्रेनर के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, उसके लिए जो क्रिएट करते हैं हम सिचुएशंस, उसके लिए जो डिवाइसेस टूल्स यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन। सीधी सिंपल भाषा में एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का मतलब, फॉर एग्जांपल अभी हम हमारे क्लासरूम को लेंगे। ठीक है, तो हमारे क्लासरूम में अगर आप देखेंगे तो बैठने के लिए बेंचेस है आपको। ठीक है, उसके बाद में हमारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर है, स्क्रीन है जिसपे मैं पीपीटी दिखा के आपको पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद में पोडियम है जिसपे खड़ा रह के बाजू में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। और फैन है, पीछे फैन नहीं है लेकिन फैन है। और इससे क्या होगा, आपको कंफर्टेबली बैठ पाएंगे बेंचेस पे, हवा आएगी तो आप धूप में आपको गर्मी नहीं लगेगी। उसके बाद में मैं अगर थोड़ी धीरे बात कर रहा हूँ तो आपको सुनाई नहीं देगा पीछे वालों को, तो मुझे थोड़ा जोर से बात करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है, फॉर एग्जांपल आपको बैठने के लिए बेंचेस से ये एक सिचुएशन है, आपको दिखाने के लिए मेरे पास प्रोजेक्टर है, उसके बाद में आपको सुनने के लिए कान है, ये सारी सिचुएशंस। और आपको पढ़ाने के लिए कुछ मेरे पास टॉपिक्स है। तो ये सारी सिचुएशंस को क्रिएट करना, और ये जो डिवाइसेस है जैसे प्रोजेक्टर, लैपटॉप, माइक और पब्लिक एड्रेस सिस्टम हम जो आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए सिचुएशंस इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, मेरे टीचर के और स्टूडेंट्स के। तो ये हो गया ट्रेनर और लर्नर, इसके बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए जो सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर या लैपटॉप, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। ठीक है, डिवाइसेस मतलब टूल्स ही नहीं हो गया, किस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं, किस वे में पढ़ा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स कैसी है, आप बैठकर सिर्फ पढ़ा रहे हैं या खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं। सो ये सारी चीजें डिवाइसेस में आएगी। सो सिर्फ प्रोजेक्टर और लैपटॉप नहीं, बल्कि ह्यूमन कैसे पढ़ा रहा है वो भी एक एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में आएगा, डिवाइसेस में आएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर यूज। मतलब कितने लोगों के लिए वो यूजफुल होगी, उसके बेसिस पे तीन ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई किया गया है। पहला ग्रुप है इंडिविजुअल कांटेक्ट, जिसमें फेस टू फेस कांटेक्ट होगा फार्मर के साथ, या फिर ट्रेनर और लर्नर के बीच फेस टू फेस कांटेक्ट होगा। फेस टू फेस मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब एक आदमी, एक इंसान दूसरे इंसान से कांटेक्ट करेगा, ये होगा इंडिविजुअल कांटेक्ट। ठीक है, ग्रुप कांटेक्ट में क्या है, एक इंसान 4 से 5 या उससे ज्यादा एक ग्रुप से कांटेक्ट करेगा, वो हो गया ग्रुप कांटेक्ट मेथड। उसके बाद में आ गया मास कांटेक्ट मेथड, मतलब एक ही टाइम पे हमको बहुत ज्यादा लोगों को साथ कनेक्ट करना है एक ही टाइम में, तो उसको बोलेंगे हम मास कांटेक्ट मेथड। ठीक है, तो इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड्स में आ गया। ये सारी चीजें हम डिटेल में अगले हर एक स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लेंगे। क्या, फार्मर होम विजिट, मतलब फार्म के विजिट पे एक्सटेंशन विजिट एजेंट विजिट करेगा और उसको इन्फॉर्मेशन देगा। फार्मर कॉल, मतलब फार्मर एक्सटेंशन एजेंट को कॉल करेगा और इन्फॉर्मेशन पूछेगा। ये क्यों यूज होता है, क्योंकि क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए। पर्सनल लेटर, मतलब फार्मर को हम लेटर देंगे इन्फॉर्मेशन का। टेलीफोन कॉल, फार्मर हमको कॉल कर सकता है, हम उनको कॉल कर सकते हैं। फार्मर्स कॉल और टेलीफोन कॉल बोथ आर सेम ओनली, तो कुछ अलग है नहीं इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से कांटेक्ट कर रहा है, इसलिए इंडिविजुअल कांटेक्ट। उसके बाद आता है ग्रुप कांटेक्ट। ग्रुप कांटेक्ट में क्या होगा, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। तो सिंपल भाषा में डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि फार्मर को एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फार्मर को बायो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए इनकरेज करना चाहते हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम एक ग्रुप में बुलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर देखिए इसमें जैसे मीटिंग हो रही है तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं, लेकिन जब ये ट्रेनर
इनको कुछ करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल सीड ट्रीटमेंट करके दिखा रहा है, मतलब सीड्स भी रखे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स है, थीरम है, अलग अलग केमिकल से उसको मिक्स करके दिखा रहा है कैसे मिक्स करना है। फिर उसको शेड में मतलब छाव में उसको अपने को कुछ वक्त के लिए सूखने के लिए रखना है। तो ये सारी चीजें जब आप लोगों को करके दिखाते हो, या फिर फार्मर को एक्चुअली कैसे एलिमिनेशन ऑफ प्लांट, जो प्लांट डिसीज्ड है उसको कैसे उखाड़ना है और कैसे फेंकना है, कैसे एलिमिनेट करना है ताकि वो दूसरे प्लांट्स को खराब ना कर सके, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब एक्चुअल में फार्मर को करके दिखाना, ठीक है। तो यही हो गया रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में। हम फार्मर को क्या दिखाते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के क्या रिजल्ट है। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा वो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बायो फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये हम फार्मर को एक्चुअल में दिखाएंगे ये रिजल्ट आया है, तो वो फार्मर यूज करेगा। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में ये टेक्नोलॉजी हम फार्मर को देंगे, फार्मर खुद यूज करके भी देखेगा, उसके बाद में वो बिलीव करेगा कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वो खुद करके देखेगा, उसमें हम कहते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ये हम डीप में पढ़ेंगे आगे। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में वो क्या कर रहा है, देख रहा है रिजल्ट। तो इसलिए इसका प्रिंसिपल क्या है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का, सीइंग इज बिलीविंग। मतलब मैं भरोसा कब करूंगा, जब मैं रिजल्ट देखूंगा। सो सीइंग इज बिलीवन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। मैं करके देखूंगा तभी मैं सीखूंगा, लर्निंग बाय डूइंग, ये हो गया मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन है जो एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप मीटिंग, मीटिंग में जो ये मीटिंग हो रही है लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, छोटे ग्रुप को आप कलेक्ट करें, एक गांव में जाए, फार्मर्स को, कॉटन फार्मर्स को बुलाए, उनको ट्रेनिंग दे, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग। फील्ड डे, फील्ड डे मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फील्ड पे लोगों को बुला के उनको इन्फॉर्मेशन देना। तो इसमें ऐसा 1 जुलाई को महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन पूर्व चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री वसंतराव नायक जी, उनका बर्थडे है। और उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ किया था हमारे देश, हमारे महाराष्ट्र और देश के लिए भी। तो उस वजह से उनको, उनके जन्मदिन पे एग्रीकल्चर डे हम यूज करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर डे के दिन प्रोग्राम जो भी होगा वो फील्ड पे होगा, ऐसा उसका प्रिंसिपल है उस एग्रीकल्चर डे या फिर किसी दिन का, ठीक है। तो वो एक फील्ड डे हो गया, इस पे भी हम फार्मर को बुला के उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। फिर आया मास कॉन्टेक्ट, मतलब एक ही वक्त हमको बहुत लोगों को कांटेक्ट करना है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, 100 200 1000 उससे लाखों तक, ठीक है। तो तब कैसा करेंगे हम करेंगे फार्म पब्लिकेशन के थ्रू। मतलब क्या, हमारे पीडीकेवी की एक कृषि दैनंदिनी करके एक टेक्नोलॉजी का पूरा उसमें इंफॉर्मेशन होता है, जो पीडीकेवी अकोला ने डेवलप की है, ठीक है, विद्यापीठ ने डेवलप की है। तो वो फार्म पब्लिकेशन, जैसे कोई फार्मर भी पब्लिश कर सकता है, मतलब फार्मर ने कुछ रिसर्च किया अपने फार्म पे कि उसने ये टेक्नोलॉजी यूज की, फॉर एग्जांपल उसने यूज किया कुछ पेस्टिसाइड, या उसने यूज किया कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें उसको फायदा हुआ, तो वो न्यूज पे दिखा सकता है, न्यूज पे उसको पब्लिश कर सकता है न्यूज़पेपर में, जैसे कि एग्रोवन हमारे महाराष्ट्र में जो फेमस है वहां पे कर सकता है, या न्यूज़पेपर में भी वो दिखा सकता है। तो दैट इज फार्म पब्लिकेशन। फिर आता है मास मीटिंग, मतलब बहुत लोगों की मीटिंग एक बार बुलाना। जैसे आप देखेंगे इलेक्शंस जब होते हैं ना, तो बहुत बड़ी सभाएं बुलाई जाती है, तो वो है मास मीटिंग। फिर होते हैं कैंपेन, कैंपेन मतलब कुछ स्ट्राइक अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ प्रमोट करना है, कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है, तो उसके लिए जो भी एडवर्टाइज आप करेंगे, मतलब टीवी पे लोगों के सामने लोगों को यूज करके दिखाएंगे, शोरूम्स में, ये सारी चीजें कैंपेन है टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और टू प्रमोट समथिंग, उसको हम कैंपेन कह सकते हैं। फिर आता है एग्जीबिशन, फॉर एग्जांपल एग्जीबिशन आप देखेंगे अलग अलग स्टॉल्स होंगे, स्टॉल्स में आपको फॉर एग्जांपल आप देखेंगे नागपुर में एग्रोविजन नाम का हर साल एक प्रोग्राम होता है एग्जीबिशन का, जहां पर अलग अलग कंपनीज, फार्मर्स, केवीकेज, यूनिवर्सिटीज आती है और अपनी टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या डेवलप की है, वो अपने प्रोडक्ट्स भी, मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैंगो से मैंगो का पिकल, उसके बाद में टमाटो से टमाटो का पिकल, या फिर कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीजें जो भी, ड्रोन्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीजें अलग अलग कंपनीज अपने अपने स्टॉल्स पे लोगों को एग्जीबिशन के लिए दिखाती है ताकि उनका प्रमोशन हो। तो ये आ गया एग्जीबिशन में। फिर आता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वैसे ही, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, ये ब्रीफ में हो गया। अब ये सारी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स बेस्ड ऑन फॉर्म, फॉर्म का मतलब किस फॉर्म में है, मतलब लिखा हुआ है, बोला हुआ है जिसे हम सुनेंगे, विजुअल है मतलब देख सकते हैं, या फिर बोला और सुना दोनों है। तो
इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल बुलेटियंस, बुलेटियंस मतलब 15 से 20 पेजेस का एक बुक जिसमें किसी चीज की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उसे हम कहते हैं बुलेटिशन। मतलब किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, वो हो गया बुलेटिन। लीफलेट्स मतलब लीफलेट जिसको हम 2 या 3 बार भी फोल्ड कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा 3 पेजेस एक बार होते हैं और उनको फोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, एक के ऊपर एक। तो वो हो गया, मतलब ये बुक की तरह नहीं होंगे, एक सीधा पेज होगा जिसको पहले एक फोल्ड करेंगे लेफ्ट साइड से, दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे, उसको हम कहते हैं लीफलेट। इसमें भी फार्मर को हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पर्सनल लेटर में फार्मर को हम लेटर लिखेंगे। सर्कुलर लेटर में क्या होगा, हम फार्मर को एक लेटर देंगे, वो फार्मर वो लेटर दूसरे फार्मर को देगा, फिर वो फार्मर दूसरे फार्मर को देगा, तो दैट इज सर्कुलर लेटर, मतलब सर्कुलेट होता रहेगा। फिर उसके बाद में आता है फार्म जर्नल, जो अभी हमने कृषि दैनंदिनी की बात की, तो वो हो गया फार्म जर्नल। ये सारी चीजें किस में आ गई, रिटर्न में आ गई, क्योंकि ये चीजें लिखी हुई होती है, तो उस वजह से ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड किसका है, लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद में आता है स्पोकन, जो बोला गया है। जैसे मीटिंग में आप बोलेंगे तो वो बोला होगा, वैसे ये मीटिंग तो इसमें भी आएगा, स्पोकन एंड विजुअल, क्योंकि आप लोगों को देखेंगे भी मीटिंग में, तो ये भी आएगा। फिर उसके बाद में फार्म एंड होम विजिट, मतलब फार्मर के होम पे जाके आप विजिट करके, तो उस पे आप बात करके बातचीत करेंगे, तो ये विजुअल भी होगा, नो प्रॉब्लम। फिर आप में ऑफिस कॉल्स सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि फोन पे आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, राइट। तो वो एक, रेडियोज में भी आप सिर्फ सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आप सिर्फ सुन सकते हैं, टेलीफोन कॉल्स पे आप सिर्फ सुन ही सकते हैं, देख नहीं सकते। तो जहाँ पे सिर्फ बात करने की चीज आ गई, उसमें आ गया स्पोकन। फिर आता है विजुअल। विजुअल में क्या होगा, जिसमें सिर्फ चीजें आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन तो दोनों में आ गया, मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन दोनों में आ सकता है, ठीक है, स्पोकन एंड विजुअल, क्योंकि फार्मर खुद सुन भी रहा है और देख भी रहा है, तो इस वजह से दोनों में आएगा, नो प्रॉब्लम। बट ऐसा डिवाइड किया गया एग्जीबिशन, जिसमें आप देखेंगे चीजें, अभी हमने बताया। पोस्टर्स में आप कुछ चीजें देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे पोस्टर्स में, चार्ट्स में आप देखेंगे अलग अलग चीजें दिख रही है हमको, बात नहीं कर रही लेकिन दिख रही है, तो वो क्या हो गया, विजुअल हो गया। सिर्फ चार्ट्स विजुअल है, लेकिन रेडियो सिर्फ स्पोकन है, ठीक है। चार्ट्स विजुअल है, ये विजुअल है, इसमें स्पोकन कुछ है नहीं, कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो ठीक है, उसको हम कह सकते हैं। बट एज अ क्लासिफिकेशन इन एक्सटेंशन हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो स्पोकन भी है, क्योंकि चार्ट खुद बोल नहीं रहा है, ठीक है। फिर आता है स्लाइड्स, जो मैं स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो स्लाइड्स देख रहे हैं आप, वो भी एक हो गया। फिर फिल्म स्ट्रिप्स, जैसे पहले स्ट्रिप पर फिल्म आती थी, वो हम आगे देखेंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं फोटो में, तो ये स्ट्रिप्स पर फिल्म आती थी, तो वो फिल्म स्ट्रिप। फ्लैश कार्ड्स, फनल ग्राफ्स, बुलेटिन बोर्ड्स। बुलेटिन बोर्ड्स मतलब जो बोर्ड होते हैं ना रेड कलर के अपने क्लासरूम के बाहर, जहां पर हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टिक करते हैं। फॉर एग्जांपल नोटिस बोर्ड्स, वही एक बुलेटिन बोर्ड है जिसपे स्टिक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर से रख सकते हैं, वो हो गया बुलेटिन बोर्ड्स। फिर आता है स्पोकन एंड विजुअल। स्पोकन एंड विजुअल में क्या आ गया, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। टेलीविजन, क्योंकि आवाज भी आ रहा है टेलीविजन में से और दिख भी रहा है। फिर आता है मूवीज, मूवीज भी हमको दिखेंगे और सुनाई भी देंगे, ठीक है। उसके बाद में पपेट्स, कैंपेन्स। पपेट मतलब यहाँ पपेट शो में आपको आवाज भी सुनाएगा और पपेट्स प्ले करते हुए दिख भी जाएंगे। तो ये सारी चीजें स्पोकन और विजुअल में आ गई, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड्स मतलब यही जो आपने फोटो में देखा, यही बुलेटिन बोर्ड है। उसके बाद में ये पोस्टर्स हो सकते हैं, ये चार्ट हो सकता है, ये भी चार्ट है, ये चार्ट टाइप से, ये पोस्टर से। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी यूज्ड इन एक्सटेंशन फॉर एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। फार्मर को ट्रेनिंग देने के लिए, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड। अब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअली सबको। ज्यादा कुछ बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में हम समझेंगे, इजी इजी, जल्दी जल्दी, ठीक है। इंडिविजुअल कांटेक्ट मतलब फेस टू फेस कांटेक्ट या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, मतलब दो इंसान के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। मतलब कौन दोनों इंसान है, एक है एक्सटेंशन वर्कर जिसके पास इंफॉर्मेशन है, दूसरा है फार्मर जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए। वन ऑन वन कॉन्टेक्ट जिसमें है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें हम फार्मर को नई स्किल्स और अच्छा गुडविल मन में जगाने के लिए एम्पावर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑन वन कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होगी, सो वी कैन कॉन्टेक्ट वन ऑन वन एंड वी कैन डिस्कस डिफरेंट थिंग्स इफ यू वांट टू, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एक्सटेंशन एजेंट क्या होगा, फार्मर का ट्रस्ट बिल्ड होगा एक्सटेंशन एजेंट पे, क्योंकि इंडिविजुअल कांटेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में एक्सटेंशन वर्कर को भी फार्म का और फार्मर के घर का क्या प्रॉब्लम है उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वन ऑन वन कांटेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में लोकल लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, विलेज में लीडर्स कौन है वो हमें जानकारी मिलेगी, क्योंकि लोगों से बात करते हुए हमें समझ में आता है कि ये फार्मर है जो लीड कर सकता है बाकी फार्मर्स को।
टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये इसलिए यूजफुल होता है। फिर उसके बाद में लोगों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए हम इंडिविजुअली हर एक के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हम सबके विचार समझ सकते हैं और चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है टीचिंग कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस को, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस को फार्मर को समझाने के लिए ये इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली होती है क्योंकि वन ऑन वन कॉन्टेक्ट होता है ना। तो उस वजह से, लेकिन लिमिटेशन ये है इसके, इसमें टाइम बहुत लगेगा क्योंकि वन ऑन वन कॉन्टेक्ट है, और पैसे बहुत लगेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में ऑडियंस को बहुत ज्यादा हम नहीं अप्रोच कर पाते, बहुत ज्यादा ऑडियंस तक हम इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एक्सटेंशन रीजन का ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए फेवरेटिज्म हो या बायस हो तो वो दूसरे पर ध्यान ना दे। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट में ये सारी चीजें हो सकती है। तो बेनिफिट्स भी है, फायदे भी होते हैं। तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट में क्या है, फार्म एंड होम विजिट है, फार्मर्स कॉल है, पर्सनल लेटर है, टेलीफोन कॉल है। ठीक है। तो अब आता है फार्म एंड होम विजिट। फार्म एंड होम विजिट मतलब क्या है, डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट होगा जहां पर एक्सटेंशन एजेंट खुद फार्मर के घर जाएगा या फिर उसके फार्म पे जाएगा एक्सटेंशन वर्क के लिए। ठीक है। क्या होगा, फार्मर के घर पे एक्सटेंशन एजेंट जाएगा इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फार्म पे या उसके घर पे, उसको बोलते हैं फार्म एंड होम विजिट। इससे क्या होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये करना है, क्योंकि फार्मर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ठीक है। उसके बाद में फार्म और होम के बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको चाहिए एक्सटेंशन एजेंट को, ताकि उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक रीजन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, स्किल्स हम उनको सिखा पाए सॉल्यूशंस निकालने के लिए। उसके बाद में इंटरेस्ट लोगों का बना रहे, इस वजह से हम अप्रोच करेंगे खुद होके। ठीक है। इसमें टेक्निक कुछ नहीं, सिंपल होगी कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन किसकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी कॉटन की है तो हमको कॉटन फार्मर्स को जाना पड़ेगा। ठीक है। सोयाबीन के लोग का हम जा नहीं सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी फार्मर कॉटन की। ठीक है। तो कॉटन के फार्मर को देना है, उसके बाद में हमको क्या इंफॉर्मेशन देनी है वो हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी अच्छी, उसके आजू बाजू की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी और वो हमें देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या, जो भी मटेरियल है, जो भी लिटरेचर है, जो भी नॉलेज है, हमें गेन करना पड़ेगा। और उसके बाद में विजिट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा फार्मर के साथ कि फार्मर को टाइम कब सुटेबल है, क्योंकि फार्मर कैसा होगा, दिन भर फार्मिंग करता रहेगा। तो हम अगर उस टाइम पे जाएंगे तो फार्मर तो हमें मिलेगा ही नहीं, लेकिन फील्ड पे मिलेगा, और फील्ड पे मिलेगा तो काम में रहेगा क्योंकि उसके पास टाइम कहाँ है ना। तो उससे शेड्यूल करना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल वो 10 से पहले सुबह मिल सकता है या शाम में 5 से बाद मिल सकता है, तो उसके हिसाब से आपको विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, एक्सटेंशन वर्कर को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा, फार्मर के साथ डायरेक्ट फार्मर टू फार्मर कांटेक्ट है, मतलब एक्सटेंशन एजेंट और फार्मर का डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उनसे मिल जाएगी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है। फार्मर का, एक्सटेंशन वर्कर का खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि वन ऑन वन कॉन्टेक्ट होगा। उसके बाद में लोकल लीडर्स कौन है, कौन इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी बाकी लोगों तक पहुंचा सकता है, हु इज द लीडर, उसको आइडेंटिफाई कर दे सकते हैं। उसके बाद में अच्छे पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं लोगों के साथ में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी, एक्सटेंशन एजेंट की अलग अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कैसा करने हैं वो समझेगा। तो फिर आता है यूजफुल कॉन्टेक्टिंग अनरिच पीपल। तो जिन लोगों तक एक्सटेंशन एजेंट पहुंच नहीं पाया है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमने ट्रेनिंग सेशन किया और उसमें बहुत लोग आए लेकिन कुछ लोग छूट गए, तो जो लोग छूटे उनके पास जाकर हम इंडिविजुअली कांटेक्ट करके उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जहां पर लोग आए नहीं वहां पर हम खुद जाकर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इस वजह से ही यूजफुल है। ठीक है। उसके बाद में आता है लिमिटेशन क्या है, क्योंकि बहुत कम लोगों तक हम कांटेक्ट कर पाते हैं, है ना। उसके बाद में टाइम बहुत लगेगा, पैसा भी लगेगा। और कुछ स्मॉल मार्जिनल या बैकवर्ड फार्मर्स जो है, जो स्मॉल फार्मर है जिनके पास मतलब जो किराए पे खेती लेके करते हैं, लैंड लेके खेती करते हैं, या जिनके पास बहुत कम लैंड है, या फिर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, मतलब पिछले कास्ट से रिलीजन से आते हैं, तो उन पे ध्यान कम दे जाने की चांसेस होते हैं। इस कारण होम एंड फील्ड विजिट्स के ये लिमिटेशन है। ठीक है। फिर आता है फार्मर्स कॉल, मतलब क्या होगा, किसान कॉल सेंटर के बारे में आपने सुना होगा, एग्रोस्टार एजेंसी के बारे में सुना होगा। तो ये एजेंसीज क्या करती है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं फार्मिंग के, जिन्होंने पढ़ाई की होती है ना। तो वो लोग कॉल पे एज अ कस्टमर सर्विस बैठे होते हैं और फार्मर खुद
इन एक्सटेंशन एजेंट को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बताता है और उसके सॉल्यूशंस उनसे लेता है। तो इसे हम कहते हैं फार्मर्स कॉल। तो फार्मर इमीडिएट इंफॉर्मेशन उसको अगर चाहिए तो फार्मर डायरेक्ट कॉल करेगा और किसान कॉल सेंटर को, और उससे इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो सॉल्व प्रॉब्लम कैसे होगी? क्विक होगी। ठीक है। पर्सनल लेटर में क्या होगा? एक्सटेंशन एजेंट लिख कर फार्मर को इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन ये इंडियन सिचुएशन में ज्यादा अप्लीकेबल नहीं हो पाता क्योंकि ज्यादातर फार्मर इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। फॉर एग्जांपल वो चौथी तक ही पढ़े तो उनको मराठी, हिंदी या फिर इंग्लिश तो दूर की बात है, लेकिन मराठी या हिंदी ही पढ़ना नहीं आता। तो इस कारण क्या हो सकता है, या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज पढ़ने नहीं आती, इस वजह से लेटर वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे? तो उनकी भाषा, समझने की भाषा में हमको उन्हें समझाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? फार्मर की जो क्वेरीज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इंफॉर्मेशन फार्मर को देने की कोशिश करेंगे ताकि एक्सटेंशन एक्टिविटीज अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है। टेक्निक क्या फॉलो करनी पड़ेगी कि लेटर जल्दी से जल्दी लोगों को तक पहुंचाना पड़ेगा टाइमली। उसके बाद में कंटेंट जो है लेटर का अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटे से छोटा जितना हो सकता है, ताकि फार्मर पढ़े, इंटरेस्ट जगे, और इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में सिंपल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए जो फार्मर यूज कर सके। तो ये हो गया पर्सनल लेटर। फिर आता है फील्ड ट्रायल्स। फील्ड ट्रायल में क्या होगा? देखिए होता कैसा है, फार्मर अपने फार्म पे खेती करता है, ठीक है, वो अलग हो गया। और साइंटिस्ट अपने केवी के स्टेशन बोलो या फिर यूनिवर्सिटीज बोलो या रिसर्च स्टेशन पे क्या करेगा? फार्मर फार्मर अपने फील्ड पे करेगा, लेकिन साइंटिस्ट कहाँ पर करेगा? अपने रिसर्च फील्ड में, जो प्रोटेक्टेड है, जहाँ पर फेंसिंग है, जहाँ पर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, वाटर है, फर्टिलाइजर्स है, और जो भी चीज साइंटिस्ट को चाहिए वो उसके लिए अवेलेबल हो जाती है। फार्मर का वैसा नहीं है। ठीक है। तो साइंटिस्ट जब रिसर्च करेगा, कोई टेक्नोलॉजी किसी क्रॉप में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा या कोई नई वेराइटी डेवलप करने की कोशिश करेगा, तो वो कहाँ पर करेगा? अपने रिसर्च स्टेशन पे, रिसर्च स्टेशन के लैंड पे, है ना? और रिसर्च स्टेशन का सॉइल अलग हो सकता है और फार्मर का सॉइल अलग हो सकता है ना? तो हम डायरेक्टली ये वेराइटी डायरेक्ट फार्मर को दे नहीं सकते, कमर्शियलाइज नहीं कर सकते सबके यूज के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जो टेक्नोलॉजी फार्मर साइंटिस्ट के फील्ड पे अच्छा रिजल्ट जिसने दिया है, जिस वैरायटी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, वो वैरायटी हम कुछ सिलेक्टेड फार्मर्स के साथ उनके फार्म पे ग्रो करके देखेंगे और अलग अलग सिचुएशंस में करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है तो नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और साउथ स्टेट्स में कुछ फार्मर सिलेक्ट करेंगे, उनको ये वैरायटी देंगे और उनको बोलेंगे ये ग्रो करके देखो आपके फील्ड में। ठीक है। उससे हम क्या पता चलेगा कि जो वैरायटी है वो किस जगह पर ज्यादा यूजफुल है। अगर नॉर्थ इंडिया की वैरायटी और नॉर्थ में वो ज्यादा यूजफुल है तो साउथ में रिजल्ट कैसे आएंगे? खराब आएंगे, राइट? तो हम वो किसे रिकमेंड करेंगे वो वैरायटी? नॉर्थ लोगों को। तो उसे ही हम कहते हैं फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल क्या है? किसी भी वैरायटी या किसी भी टेक्नोलॉजी को सारे फार्मर्स के लिए अवेलेबल करने से पहले कुछ फार्मर के फील्ड पे ट्राई करके देखना, ट्रायल करके देखना, उसे हम कहते हैं फील्ड ट्रायल। ठीक है। यही हो गया फील्ड ट्रायल। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ताकि फार्मर के लेवल पे उसके पास जितने रिसोर्स है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो एबिलिटीज है, उसके लिए जो वेराइटी या उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी, वो जानकारी लेना उस फार्मर के फील्ड पे रह करके। ठीक है। फिर नए प्रैक्टिसेस जो हम फार्मर को दे रहे हैं, तो उसकी अगर पुराने प्रैक्टिसेस से अच्छी है तभी वो अडॉप्ट करेगा फार्मर। तो ये भी एक फायदा हो जाएगा उसको, नई नई प्रैक्टिस को यूज करने लग जाएगा। उसके बाद में एक्सटेंशन एजेंट, रिसर्च वर्कर्स और फार्मर के बीच में कांटेक्ट अच्छा बढ़ेगा। और डायरेक्ट जब हम कभी कुछ कोई वैरायटी हम डायरेक्टली सब फार्मर्स को दे देते हैं तो ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। भले ही उस वैरायटी ने साइंटिस्ट के फील्ड पे बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, बहुत अच्छा यील्ड दिखाया, लेकिन वही अगर फार्मर के फील्ड पे जाकर अगर उसने ग्रोथ नहीं दिखाया, क्योंकि फार्मर के पास थोड़ी ना उतने रिसोर्सेज जितने साइंटिस्ट के पास है ना, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फील्ड ट्रायल्स करते हैं। ठीक है। टेक्निक क्या है? हमको सबसे पहले इनोवेटिव फार्मर्स कौन से उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको ढूंढ के उनको अच्छे प्रैक्टिसेस समझाने पड़ेंगे जो हम बनाने वाले बताने वाले। ठीक है।
उसके बाद में फार्मर को समझाना पड़ेगा कि रिस्क लो है, क्योंकि हम पैसे देंगे, हम वैरायटी देंगे, हम सब देंगे, है। फिर उसके बाद में इनपुट्स भी हम देंगे, स्टेशन रिसर्च स्टेशन वाले देंगे, रिसर्च वाले देंगे, गवर्नमेंट देगी। और उसके मेंटेन करना रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप के लिए फार्मर से क्या इन्फॉर्मेशन है वो लो, फीडबैक लो, फार्मर को क्या रिजल्ट आए, फार्मर को क्या वो वेरायटी सुटेबल लगी, वो टेक्नोलॉजी सुटेबल लगी, और अगर वो यूजफुल है तो उसको रिकमेंड कर दो, सबको दे दो, फिर वो सब सारे फार्मर्स के लिए कमर्शियलाइज कर दो, ठीक है। लिमिटेशंस ये है कि साइंटिस्ट हर फील्ड पे जाके आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि रिजल्ट आया है अच्छा है बुरा, तो फार्मर पे डिपेंडेंट है वो। तो फार्मर कैसे इंफॉर्मेशन देगा उस पर डिपेंडेंट होगा कंप्लीटली। इस वजह से ये डिफिकल्ट थोड़ा होता है, लेकिन फील्ड ट्रायल्स आर गुड, होता है ऐसा। अब आया ग्रुप कांटेक्ट मेथड। ग्रुप कांटेक्ट मेथड में हम 20 से 25 फार्मर्स को एक साथ कांटेक्ट करते हैं। ऐसे हम उनको इंफॉर्मेशन या फिर हमारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रुप में आप आइडियाज दे सकते हैं लोगों को, आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 फार्मर है और उसमें 20 फार्मर्स की एक ही प्रॉब्लम है, और उसमें से एक फार्मर ने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, तो इस ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड में क्या होगा, वो फार्मर अपना सॉल्यूशन बताएगा सबको, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हो गया ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, ठीक है। मतलब 20 से 25% का एक ग्रुप हम ऐसे इसमें समझते हैं, ठीक है। फिर आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड के? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम जल्दी पहुंच पाते, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप को हम सिलेक्ट करके उनके जो प्रॉब्लम से समझ के उसके बेसिस पे फिर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द पीपल के जो प्रॉब्लम है, उनको रिकॉग्नाइज करके उसका सॉल्यूशन दे दिया, तो बाकी सबको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी लर्निंग शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, तो उससे एक का फायदा नहीं सारे का फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद में सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, नेटवर्किंग होती है, लोगों के बीच में जब कॉन्टेक्ट बढ़ता है तो एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग दोस्त बनते हैं, और वो बहुत ज्यादा चीजें आगे तक जा सकते हैं, तो सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, ठीक है। सोशल नीड इसमें कंप्लीट होती है, सेटिस्फाई होती है। लोगों को चेंज, क्योंकि कैसा है, ऐसा समझा जाता है कि हम एज एन इंडिविजुअल एक्ट नहीं करते, बल्कि एज अ ग्रुप एक्ट करते हैं, अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप एक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका फ्रेंड्स का कुछ ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आप क्या करेंगे, ये डिसीजन आपका खुद का नहीं होगा ज्यादातर, ये एज अ ग्रुप के मेंबर का, आपका उनका प्रेशर रहेगा आप पे कि आप ऐसा करना है वैसा करना है, तो एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आप काम करते हैं। तो इस वजह से अगर एक फार्मर ने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की तो बाकी सारे भी करेंगे, क्योंकि उसी ग्रुप के हैं। और प्रेशर आएगा लोगों से, अरे इसने भी किया मैंने नहीं किया तो क्या, तो अगर उसको फायदा हो तो मुझे फायदा भी होगा। तो इस तरीके से फायदा होता है, और लेस एक्सपेंसिव है इंडिविजुअल मेथड से, क्योंकि ज्यादा लोगों को कम वक्त में हम कांटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि कैसा है भारत में, आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के रिलीजन के, कास्ट के, कम्युनिटीज के, और इकोनॉमिक स्टेटस कम ज्यादा बहुत आपको लोगों में दिखेगा। तो उस वजह से डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो हर एक के प्रॉब्लम अलग है। तो इन सबको जब हम साथ में लाते हैं फार्मिंग के सॉल्यूशंस देने के लिए या किसी चीज का डिस्कशन करने के लिए, तो ये डिफिकल्ट होता है कि उनको हम कैसे पढ़ाएं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी का एजुकेशन बहुत कम हुआ है और किसी का एजुकेशन बहुत ज्यादा हुआ है और एक ग्रुप कांटेक्ट में आए हैं, तो क्या होगा, हमको दोनों को समझ, दोनों की लैंग्वेज समझ, ऐसी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा जो दोनों को समझ पाए, तो इस वजह से ये लर्निंग सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना। फिर आता है मीटिंग्स मे बी रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव इन इटसेल्फ। मतलब जो मीटिंग है वो खुद एक ऑब्जेक्टिव हो सकती है। मतलब जैसे भारत सरकार कुछ प्रोग्राम चला रही है, और बोल रही है कि इतने लोगों की मीटिंग हमको आप बैठाओ और आप उनको इन्फॉर्मेशन दो और हमको फोटो सेंड करो, ऐसा चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में वो जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग दे ही नहीं रहा, बस फोटो के लिए फार्मर को बुला रहा है, खाना पीना खिला रहा है और भेज दे रहा है।
तो मीटिंग करना ही एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बल्कि ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड का क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर इंटरेस्ट लोगों के अलग होते हैं, कास्ट ग्रुप अलग होते हैं। उसके बाद में विलेजेस में भी ग्रुप्स दिखने मिलते हैं आपको एक ही विलेज में, तो इस वजह से डिफिकल्ट होता है। तो ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड में क्या आता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन मतलब सीइंग इज बिलीविंग, मतलब फार्मर रिजल्ट देखेगा खुद और उसके बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में फार्मर खुद टेक्नोलॉजी यूज करके देखेगा, हो गया मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ग्रुप मीटिंग, ग्रुप में मीटिंग करना। स्मॉल ग्रुप मीटिंग ट्रेनिंग, छोटे ग्रुप को सिलेक्ट करके उसको ट्रेनिंग देना। फील्ड डे मतलब वही एग्रीकल्चर डे टाइप, फील्ड पर। अभी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है शोइंग बाय सीइंग एंड डूइंग। मतलब लोगों को ट्रेनिंग ऐसे देना, वो देखे और करके देखे। ठीक है, ये हो गया। मतलब सीइंग, वो देख भी रहे हैं और करके भी देख रहे हैं। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, एक मेथड है जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो नए प्रैक्टिस को, जो नई प्रैक्टिस हम उनको बता रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो उसका रिजल्ट उसके पहले प्रैक्टिस से अच्छा है, या जो फार्मर यूज कर रहा है उस प्रैक्टिस से अच्छा है। ये रिजल्ट उसको दिखाकर हम उसको मोटिवेट करते हैं ताकि वो नई प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। ठीक है, ये कंडक्ट कहाँ पे होता है, फार्म पे होता है, फार्मर के या उसके घर पे होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करके हम उनको एजुकेट करते हैं। जैसे कि लीडर्स हो गए, विलेज लीडर्स, उनको हम देते हैं। बहुत इफेक्टिव है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में, क्योंकि फार्मर क्या करेगा, वो देखेगा खुद रिजल्ट, तो इस वजह से वो टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिस अडॉप्ट करेगा जल्दी। फिर क्या है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दिखाता है कि करंट प्रैक्टिस जो चल रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है और हमारी प्रैक्टिस क्या सॉल्यूशन दिखा रही है, अच्छी तरीके से वो दिखाएगा हम लोगों को। और फार्मर को इनोवेशन कैसे काम करता है प्रैक्टिस में, एक्चुअल में वो जब प्रैक्टिस करेंगे उसको, तो वो समझेगा कि नई प्रैक्टिस अच्छी है। तो ये हो गया रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फार्मर, जो नई प्रैक्टिस हम फार्मर को दे रहे हैं उसके एडवांटेजेस फार्मर को पता चले, और वो कितनी अप्लीकेबल है उसके लैंड में वो उसको पता चले। फिर लोगों को नई प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करना। फार्मर और एक्सटेंशन के बीच में, एक्सटेंशन एजेंट के बीच में रैपोर्ट बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में इनोवेटिव लीडरशिप, मतलब जो लोग अभी नई प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हैं उन फार्मर्स को देख के और आजू बाजू के फार्मर्स भी यूज करेंगे ये प्रैक्टिस, तो इस वजह से सबका फायदा होगा। तो ये हो गया इनोवेटिव लीडरशिप। और उसमें अगर कुछ नई प्रैक्टिस वो खुद फार्मर ऐड कर सकता है तो वो तो और भी अच्छा होगा, है ना। सो दिस इज इनोवेटिव लीडरशिप। ठीक है, फिर आता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है। एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर के बीच में कॉन्टैक्ट अच्छा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। न्यू प्रैक्टिस को फार्मर को दिखाता है कैसी यूजफुल है। लोकल लीडर को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है और फार्मर को टेक्निकल मटेरियल, टेक्निकल रिजल्ट दिखाता है। लिमिटेशन ये है कि उसको टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा और पैसा लगेगा। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ डेमोन्स्ट्रेशन तो ऐसा हो सकता है कि फार्मर फिर टेक्नोलॉजी यूज ना करे और ट्रस्ट उसका टूट जाए लोगों में, तो ऐसा हो सकता है। फिर आता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, फार्मर खुद करके देखेगा स्टेप बाय स्टेप, जो नई प्रैक्टिस हमने उनको बताई, या फिर कैसे इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं मैकेनिकल डस्टर के थ्रू, या फिर ग्रेप्स को कैसे काट सकते हैं, प्रून कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फार्मर खुद करके देखेगा और सीखेगा, उसको बोलते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेंगे। और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का क्या है, सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जो देखा उस पे विश्वास है। तो दोनों ही अच्छे हैं। पर्पस क्या है इसका, फार्मर को बेसिक स्किल्स पता चलने चाहिए, क्योंकि हम दिखा रहे हैं उसको फार्मर को कि ऐसा काटना है, और वो घर पे जाकर फार्मर फार्म पे अलग तरीके से काट रहा है। लेकिन अगर वो खुद काट कर देखेगा अपने ग्रेप्स के ट्रीज को, जब प्रूनिंग करेगा तो वो खुद सीखेगा बेसिक स्किल्स, है ना। और खुद सीखेगा और कैसे करना है, तो वो एक्चुअल में वैसे ही जाएगा, टेक्नोलॉजी वैसे ही फार्मर यूज करेगा, ना कि जैसे हम उसको बता रहे हैं कि उससे परे यूज करेगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हो गए इसके, स्किल्स हम अच्छे तरीके से टीच कर पाएंगे। इंटरेस्ट और एक्शन फार्मर का इन्वॉल्व होगा, इसमें भी हम लीडर को
देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ट्रायल और एरर मेथड जो है, मतलब यूज करके देखो फिर फायदा हुआ या नहीं हुआ वो समझो, ऐसा नहीं है आप करके देखोगे और आप जाके यूज करोगे तो फायदा होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। लिमिटेड इसलिए क्योंकि स्किल्ड प्रैक्टिस है, तो सबके लिए सुटेबल ना हो ऐसा हो सकता है, पर जनरली सिर्फ सीख ही जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और स्किल भी चाहिए एक्सटेंशन एजेंट को, और उसको नॉलेज भी चाहिए। इस तरीके से मेथड डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक बहुत सिग्निफिकेंट मेथड है एक्सटेंशन वर्क का, क्योंकि बहुत लोग साथ में आते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही है, मतलब झगड़े भी होते हैं, लेकिन जब अपना पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो कोई ना कोई रिलेट कर जाता है। और फिर अगर वही प्रॉब्लम उसकी भी है तो वो खुद ही सॉल्व कर लेता है ना। और मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक दूसरे से अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ताकि साथ मिलकर किसी भी प्रॉब्लम से डील किया जाए, फार्मिंग के या फिर किसी लाइफ प्रॉब्लम के भी। सिर्फ फार्मिंग के ही नहीं, ग्रुप डिस्कशन हर जगह यूजफुल होता है, क्योंकि नए आइडियाज ग्रुप डिस्कशंस में थे आते हैं, और कुछ नया आइडिया उसमें और कुछ ऐड करके और नया आइडिया बना सकते हैं। तो टीम के साथ आप बहुत आगे जा सकते हैं, अकेले आगे जा सकते हैं, लेकिन उससे भी आगे आपको तेज और आगे जाना है तो एज अ टीम आप बहुत जल्दी आगे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फार्मर के एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग समझेगी, प्रॉब्लम का कॉज क्या है वो समझेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है वो समझेंगे। और लोगों को ट्रेन करेंगे लीडरशिप स्किल्स में ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि लोग बात जब करेंगे ना तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसमें लीडरशिप स्किल आएगी। ठीक है। और प्रोग्राम का एक्शन कैसे करना है, कैसे प्लान करना है प्रोग्राम, वो हम एक्चुअल में ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस कर सकते हैं। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स क्या है, कौन कौन से टेक्निक्स है ग्रुप डिस्कशन के। सबसे पहला तो है लेक्चर, मतलब जैसे मैं क्लासरूम में बैठ के आपको लेक्चर देता हूँ, वन वे कम्युनिकेशन या फिर टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो हो गया लेक्चर, जिसमें एक पर्सन आपको सिखा रहा है, बस आप सुन रहे हो, वो हो गया लेक्चर। फिर आता है सिम्फोजियम, जिसमें दो या तीन स्पीकर्स जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने टॉपिक के बारे में शॉर्ट लेक्चर्स ऑडियंस को देते हैं। और ये टॉपिक कॉमन होता है, मतलब टॉपिक वो अपने अपने एक्सपर्ट है, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा बहुत सेम है। तो ये दो या ज्यादा स्पीकर क्या करेंगे, छोटे लेक्चर देंगे सीरीज में, मतलब एक के बाद एक लेक्चर देंगे ऑडियंस को, उसको कहते हैं सिम्फोजियम। पैनल मतलब क्या है, इनफॉर्मल डिस्कशन है बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट साथ में बैठेंगे और एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा। मतलब अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये है, आपका ये है, तो इससे क्या होगा, लेकिन ये डिस्कशन किसके सामने होगा, ऑडियंस के सामने होगा, और इसके गाइडेंस भी करेगा लीडर। तो अगर सपोज बैठो, चार लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट्स स्टेज पर बैठे, बाकी ऑडियंस भी सामने बैठी है, और ये लोग डिस्कस करेंगे अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस, ये हो गया पैनल। फिर आता है डिबेट। डिबेट मतलब दो लोग अपने किसी टॉपिक पर अपोजिंग पॉइंट्स रखते हैं, मतलब विपरीत पॉइंट रखते हैं, और उसको डिस्कस कर रहे हैं, अपने पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं डिबेट। डिबेट को आपको पता ही होगा। तो दो टीम जब अपोजिट व्यू पॉइंट्स को, मतलब किसी चीज के साथ एक टीम अग्री करती है, दूसरी डिसएग्री करती है, तो उसको जब आप अपने रीजंस बताते कि वो आप क्यों एग्री करते हो और आप अपने रीजंस बताते हो आप डिसएग्री क्यों करते हो, तो उसको हम कहते हैं डिबेट। फिर आता है फोरम। फोरम क्या है, एक डिस्कशन है रिप्रेजेंटेशन के बाद, जहां पर ऑडियंस क्वेश्चंस पूछती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया, वो हो गया लेक्चर, लेकिन उसके बाद में अगर मैंने आपको टाइम दिया कि आप कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछो और हम डिस्कस करते हैं, उसे हम कह सकते हैं फोरम। दूसरे है बस टेक्निक। बस ग्रुप क्या है, अगर आपके पास सपोज 30 लोग हैं, तो उसको छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके स्पेसिफिक टॉपिक देके उसके जो भी कंक्लूजन्स है वो आपको प्रेजेंट करना है, उसको कहते हैं बस ग्रुप। मतलब बड़े ऑडियंस को छोटे ग्रुप में डिवाइड करके एक स्पेसिफिक इशू देके छोटे वक्त के लिए उनके एक्सपीरियंस शेयर करने को, कंक्लूजन शेयर करने को ग्रुप के हम कहते हैं बस ग्रुप। फिर आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली
वर्क करते हैं, डिस्कस करते हैं और सीखते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। जैसे वर्कशॉप में क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स डिस्कस भी करेंगे, काम खुद करके देखेंगे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, उसे कहते हैं वर्कशॉप। फिर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ग्रुप में आप बैठे हैं और अपने कुछ आइडियाज या कुछ सजेशन शेयर कर रहे हैं और नया नया इनोवेटिव आइडियाज ला रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर आता है सेमिनार। सेमिनार क्या है? ग्रुप डिस्कशन मेथड है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अपने आइडियाज और ओपिनियन शेयर करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, बिना किसी रेडीमेड आंसर्स के। मतलब अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका कुछ रेडीमेड आंसर नहीं होगा, अपनी ओपिनियंस और आइडिया शेयर करेंगे। फिर आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या है? एक फॉर्मल गैदरिंग है एक्सपर्ट्स की या फिर इंडिविजुअल्स की, जो डिस्कस करेंगे, आइडियाज एक्सचेंज करेंगे और कुछ इश्यूज हो गए एक सब्जेक्ट के बारे में तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो हो गया कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस फॉर्मल है। और उसके पहले क्या था? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल था पैनल। पैनल इनफॉर्मल है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस फॉर्मल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है मास एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्ट मेथड। मास मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक एक ही बार में पहुंचना, उसे हम कहते हैं मास कॉन्टेक्ट मेथड। हाँ? तो अगर फार्मर, मतलब अगर एक्सटेंशन एजेंट एक ही वक्त पे बहुत ज्यादा फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दे पा रहा है, तो इट इज यूजफुल, क्योंकि टाइम कम लग रहा है, पैसे कम लग रहे हैं, तो इट इज वेरी यूजफुल। क्योंकि नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को फार्मर तक पहुंचाने के लिए जितना ज्यादा लोगों तक, जितने कम टाइम में हम पहुंच पाए उतना अच्छा। तो ये मास कॉन्टेक्ट या कम्युनिटी मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है। एडवांटेजेस यही है इसके कि जनरल अवेयरनेस लोगों को दी जा सकती है, फार्मिंग और चेंजिंग सिचुएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन फार्मर को दी जा सकती है, लार्ज लोगों पीपल तक कम्युनिकेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, छोटे पीरियड में जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं फार्मर के साथ, और पैसे कम लगते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तक हम पहुंच सकते हैं। लिमिटेशन इसके ये है, पर्सनल कांटेक्ट ऑडियंस के साथ कम होता है, और फार्मर से या फिर ऑडियंस से रिस्पांस कैसे आएगी उसको बहुत कम कंट्रोल होता है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब पे किसी टेक्नोलॉजी फार्मर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो उस पे फार्मर का क्या फीडबैक आएगा जो उसे देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप वीडियो डाल रहे हैं तो करोड़ों लोग उससे देखेंगे, अगर देखेंगे तो उस पे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं या कैसे डिसलाइक्स आ रहा है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑडियंस कैसा फीडबैक देगा, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो लिमिटेशंस भी उसके हैं। जैसे सोशल मीडिया भी एक मास कांटेक्ट मेथड ही है, तो मास कांटेक्ट मेथड में क्या आ गया? फार्म पब्लिकेशन, मास मीटिंग, कैंपेन, एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर। कैंपेन क्या है? कैंपेन एक इंटेंस एजुकेशनल एक्टिविटी है, लोगों को मोटिवेट और मोबालाइज करने के लिए कि वो एक एक्शन का वो एक्शन ले कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। कैंपेन मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, ऐसा समझो, फेयर एंड लवली की एड आती है, वो भी एक कैंपेन है, क्योंकि वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है इसलिए एडवर्टाइज कर रही है। तो ये हो गया कैंपेन। मतलब क्या है? आपको फेयर एंड लवली के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एजुकेशनल एक्टिविटी, मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ एक्शन लेने के लिए। वो एक्शन कौन सी है? हमारी फेयर एंड लवली आप खरीदो, ऐसा वो बता रहे हैं। कैंपेन, ये हो गया कैंपेन, ठीक है। एग्जाम्पल, वाटर फॉर लाइफ, रैट कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, वन महोत्सव, ग्रो मोर फूड, ये सारे कैंपेन्स यूज हो जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है? कि शॉर्ट पीरियड में हम इस कैंपेन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और नए प्रैक्टिसेस को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोगों के साथ, तो ये सारी चीजें कैंपेन में आती है। फिर आया एग्जीबिशन। ये जैसा आपको एग्जीबिशन मिल रहा है, तो ये बड़े बड़े, इसके अंदर बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, तो यहाँ पर एग्जिबिट करेंगे लोग, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फार्मर्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाया है, एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन क्या है? सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ मॉडल्स, स्पेसिमेंस, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स, पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस अराउंड थीम टू क्रिएट अवेयरनेस इन इंटरेस्ट इन सोसाइटी। तो लोगों में हमारे मॉडल स्पेसिमेंस देखकर इंटरेस्ट जागेगा कि वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे किसी इसमें फेयर एंड लवली का आपका एक स्टॉल है, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि ये फेयर एंड लवली आप यूज करके देखिए, आप में चेंज आया।
या फिर बायो फर्टिलाइजर है आपके पास, वो आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे, और आपको अच्छा लगा तो आप खरीदेंगे। तो एग्जीबिशन भी है और उसको बेचा भी जाता है। तो ये हो गया एग्जीबिशन। ठीक है। फिर आता है फार्मर रैली। फार्मर रैली भी एक है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या फिर लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लोग साथ में काम करते हैं, वो हो गया फार्मर्स रैली। फिर आया रेडियो। रेडियो भी एक मास कम्युनिकेशन मेथड है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है एक ही वक्त में। तो रेडियो उनके लिए यूजफुल है जो लोग पढ़ नहीं सकते या फिर लिख नहीं सकते, और जो दूर गांवों में रहते हैं, और जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी चाहिए, तो रेडियो से तब के तब इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। और जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, या फिर जो दूर रहते हैं, उनको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये एक पर्सनल मीडियम है कि इंडिविजुअल को खरीदना पड़ेगा, और खुद का यूज करने के लिए वो है रेडियो। ठीक है। यूजेस क्या है इसके? इनफॉर्मल है, मतलब गाने सुनने के लिए भी, इंफॉर्मेशन देने के लिए भी, न्यूज सुनने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होता है। तो अलग अलग चीजों के लिए रेडियो यूज होता है। ठीक है। फिर आता है टेलीविजन। टेलीविजन ऑडियो विजुअल एड है, क्योंकि आपको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो टेलीविजन के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन फार्मर को दे सकते हैं। जैसे आमची माती आमची माणसं, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, टीवी पे आप देखेंगे। फिर आता है ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो मैंने आपको बताए थे, उसका क्लासिफिकेशन अब आप देखेंगे। तो इसमें एक तो आएगा ऑडियो, सिर्फ जिसमें आपको ऑडियो सुनाई देगा। विजुअल में सिर्फ आपको विजुअल दिखाई देंगे। ऑडियो विजुअल में आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। ठीक है। तो टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम या फिर टेलीफोन। पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब एम्पली, स्पीकर और माइक, जो भी चीजें लोगों को एड्रेस करने के लिए यूज की जाती है, उसे हम कहते हैं PAS, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। माइक, स्पीकर, एम्पली, जो भी चीजें यूज करते हैं, वो हो गया PAS। इसलिए सिर्फ ऑडियो विजुअल सिर्फ सुनाई देगा, टेलीफोन सुनाई देगा। ठीक है। विजुअल एड्स नॉन प्रोजेक्टेड, जिसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया। ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं किया मतलब हमारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर है, तो जो दिखाया जा रहा है आपको किसी डिजिटल माध्यम के थ्रू, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड। और जो प्रोजेक्ट नहीं किए गए, जैसे चॉक बोर्ड, वो प्रोजेक्टेड नहीं है, क्योंकि चॉक से हम लिखेंगे। बुलेटिन पे हम स्टिक करेंगे, बुलेटिन बोर्ड पे जो आपको नोटिस बोर्ड है ना, वही बुलेटिन बोर्ड है, उस पर स्टिक होगी नोटिस बुलेटिन। पिक्चर फोटोग्राफ आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है। फनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट, ये सारी चीजें दिखाई जाएगी। पोस्टर्स दिखाई जाएंगे, डायग्राम्स, मैप, चार्ट, स्पेसिफाइड मॉडल्स, डायोरामा एंड ट्रांसलेट, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। विजुअल, ये बात नहीं करेगी खुद। तो ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है। प्रोजेक्टेड कौन से है? स्लाइड्स, जो स्लाइड्स पीपीटी आप देखेंगे वो प्रोजेक्टेड है। फिल्म स्ट्रिप जो मूवी पहले दिखाते थे वो ये है। ये सारी चीजें अपेक प्रोजेक्शन, ओवरहेड प्रोजेक्शन, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है। और ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आता है? नॉन प्रोजेक्टेड में ड्रामा, आप अगर ड्रामा कर रहे हैं, आप ड्रामा देखने जा रहे हैं, नाटक देखने, तो वो भी ऑडियो विजुअल है। पपेट शो ऑडियो विजुअल है। टॉकिंग डॉल भी ऑडियो विजुअल है। प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल में, जैसे आप कोई मोशन पिक्चर देख रहे हैं, टीवी पे सिनेमा देख रहे हैं, वो भी एक ऑडियो विजुअल है। मोशन पिक्चर मतलब वही मूविंग पिक्चर, वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक ऑडियो विजुअल एड है। तो टेप रिकॉर्डर क्या होगा? आप उसमें कोई टेप डालेंगे, वो रिकॉर्ड करेगा उस वॉइस को, फिर प्ले करेगा, इरेज भी करेगा। तो ये सारी चीजें टेप रिकॉर्डर करता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, स्पीकर्स है, जिससे हम आवाज को एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया पब्लिक एड्रेस सिस्टम। चॉकबोर्ड, चॉकबोर्ड जिसे हम चॉकबोर्ड से लिखते हैं। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे नोटिस रखते हैं। पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ, जो फोटो आप देखेंगे, जो फोटो खींचेंगे, वो फनेल ग्राफ। फनेल ग्राफ मतलब क्या है? ये देखिए, ये है फनेल ग्राफ। तो एक के नीचे एक, स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको दिखाई है यहाँ पे। ठीक है। फनल, फनल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका शेप ट्रायंगुलर है, इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा ट्रायंगल है, तो इसको इन्वर्टेड फनल ग्राफ कहते हैं। तो क्या है? कट पीसेस है, पीसेस बहुत सारे हैं, और प्लेस्ड एक के नीचे एक है, स्टेप बाय स्टेप स्टोरी बताने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया
फनल ग्राफ। फिर आता है कार्ड्स, जैसे शॉर्ट मैसेज, ड्राइंग, पिक्चर्स, ये सारी चीजें। फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट मतलब ये देखिए, ये आपने ऊपर भेज उधर साइड में घुमाया तो दूसरा है पेज, फिर वो घुमाया तो और एक पेज है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करने में फ्लिप चार्ट यूज होता है। पोस्टर, पोस्टर मतलब कुछ आप प्रिंटेड कलर कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं लोगों को, तो वो पोस्टर, चार्ट, सारी चीजें एक ही। डायग्राम, मैप, चार्ट, ग्राफ्स, ये सारी चीजें। स्पेसिमन, स्पेसिफन मतलब क्या है, ये आपको जो फोटो में आपको एंटोमोबाइल लैब में जो भी इंसेक्ट्स आपको दिखाए जाएंगे, जो ऐसे पानी में या फिर कुछ स्पिरिट में रखे गए, वो है स्पेसिमन। एक्चुअल में रियल ऑब्जेक्ट वहां पे है, वो हो गया स्पेसिमन। मॉडल मतलब उसके जैसा रेप्लिका जो हमने बनाया है, इंसान ने बनाया, जो नेचुरली है वो स्पेसिमन है एक्चुअल में जो है। लेकिन रेप्लिका जो है उस ऑब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं मॉडल। जैसे अमिताभ बच्चन का मॉडल कहाँ पर है, अमेरिका में एक मॉडल है, उसका क्ले का बनाया हुआ पुतला, तो वो मॉडल हो गया। स्पेसिमन मतलब वो खुद है, ठीक है। डायोरामा, डायोरामा मतलब ये देखिए, आपने देखा 3D इमेज है ना, एक बॉक्स है उसमें ये सारी चीजें, तो ये हो गया डायोरामा। 3D सीन शोइंग रियल लाइफ सिचुएशन, तो ये रियल लाइफ सिचुएशन मॉडल्स और पिक्चर के दिखा रहा है, तो डायोरामा हो गया। ट्रांसलाइट, ट्रांसलाइट मतलब क्या है, लार्ज ट्रांसपेरेंट फोटो शोन फ्रॉम लाइट बिहाइंड स्क्रीन फॉर पर्पसेस। तो क्या हो गया, ट्रांसलाइट मतलब लाइट के थ्रू आप जब ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफ देखते हैं लार्ज स्क्रीन पे, उसे हम ट्रांसलाइट कहते हैं। फिल्म स्ट्रिप मतलब ये, फिल्म स्ट्रिप एक के बाद एक सीक्वेंस के बाद जैसे वो घूमता जाएगा तो हमको स्क्रीन पे पिक्चर दिखा देगी। तो अभी तो हमारा वैसा नहीं है, सिनेमा आप जब टॉकीज में देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा था, वन बाय वन ऐसे दिखता था हमको। फिर आता ओपेक प्रोजेक्टर। ओपेक प्रोजेक्टर मतलब जो प्रोजेक्टर हमारे क्लासरूम में रखा है वो ओपेक प्रोजेक्टर है, क्योंकि वो इमेज दिखाएगा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, जैसे लैपटॉप में से डायरेक्ट दिखाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब ये है, मतलब ट्रांसपेरेंट शीट रखी जाएगी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से बड़े स्क्रीन पे दिखेगी, तो ये यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे हमें दिखाएगा, तो ये हो गया ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ट्रांसपेरेंट शीट्स हमें इसमें से दिखते हैं। और स्लाइड्स मतलब जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस है, जो हम टीचिंग के लिए यूज करते हैं, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, वो हो गया स्लाइड्स। फिर आता है पपेट। पपेट मतलब ये, a small figure used to communicate messages in entertaining way for all age group है, ताकि सबका इंटरेस्ट बने, तो इसलिए कम्युनिकेट मैसेज एक अच्छे तरीके से देने में पपेट यूज होता है। फिर आता है रोल प्ले। रोल प्ले और ड्रामा सेम ही है, पार्टिसिपेंट एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। एक्ट, रोल प्ले। ड्रामा, ड्रामा मतलब क्या है, प्लान परफॉर्मेंस है, ठीक है। मतलब पहले प्लान किया गया है कि ड्रामा कैसा होगा, और लोगों को एजुकेट और एंटरटेन करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। फिर आता है मीडिया मिक्स स्ट्रेटजीज। तो मीडिया क्या है, these are channels or tools through which media is passed on to receivers from its source। मतलब सोर्स से जहां से मैसेज जनरेट हो रहा है, रिसीवर तक जहां पर मैसेज जाना है, उस चैनल को, उस टूल्स को कहते हैं मीडिया। मीडिया मिक्स मतलब डिफरेंट मीडियाज को एज अ कॉम्बिनेशन यूज करके कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना, उसको हम मीडिया मिक्स कहते हैं। जैसे कि जैसे माइक को यूज करके, एक आप वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो वीडियो बना, यूट्यूब पे डाला, व्हाट्सएप पे शेयर किया, और उसका लिंक आपने न्यूज़पेपर में भी दे दिया। तो यहाँ पर कितने मीडिया हो गए, पहले तो माइक एक मीडिया हो गया, वीडियो निकालना मोबाइल दूसरा मीडिया हो गया, तीसरा लैपटॉप पे एडिट करना तीसरा मीडिया हो गया, चौथा मीडिया यूट्यूब पे अपलोड करना हो गया, पांचवा मीडिया कौन सा होगा, व्हाट्सअप हो गया, छठा मीडिया कौन सा हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को मिक्स करके उसे हम कहते हैं मीडिया मिक्स। तो इससे क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचेगी, इसके कारण। मीडिया मिक्स स्ट्रेटेजीज वही है कि अलग अलग मीडियम को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और हर एक मीडियम के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं, स्ट्रेंथ का यूज करना है, वीकनेस को समझना है, उसके बेसिस पे उसका यूज करना है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिलेगी, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज करनी है वो आपको समझना है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती है। अब देखेंगे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिस से, जिसका मतलब है कॉमन। कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग है कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है
जब हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो कुछ कॉमनैलिटी हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, ये सोचने की कोशिश करते हैं थ्रू द मैसेज। तो जब हम मैसेज किसी के साथ बात कर रहे हैं तो किसी के साथ कम्युनैलिटी मतलब किसी के साथ कुछ शेयर कॉमन है हमारे बीच में, उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कॉमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मैं भी कुछ मुझे पता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हम में कॉमन हो गया, है ना? तो लाइक दैट। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक्सचेंज करते हैं आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स या फिर इंप्रेशन ऐसे वे में कि कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो। ये डेफिनेशन दी थी लीगन्स ने। तो लीगन्स क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आइडियाज, फैक्ट्स या फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो जाए। फिर आता है कम्युनिकेशन का। रॉजर्स और शूमेकर ने क्या डेफिनेशन दिया था कि एक प्रोसेस है बाय विच मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। सोर्स मतलब जिसने मैसेज जनरेट किया, रिसीव मतलब जिसको मैसेज मिलेगा। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर्स, ऐसा रॉजर एंड शूमेकर ने कहा था। उसके बाद हमें देखना है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या प्रिंसिपल्स है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाए। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं कि वो प्रिंसिपल्स है। जैसे सबसे पहला क्लैरिटी। तो जो मैसेज आप देना चाहते हैं एज अ सेंडर, वो क्लियर होना चाहिए और वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैसेज आप देना चाहते हैं कम्युनिकेशन में वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और पॉइंट टू द पॉइंट बात करो। फालतू की अननेसेसरी डिटेल्स या वर्ड्स उसमें ऐड मत करो। ऐसा कॉन्सियसनेस मतलब छोटा होना चाहिए लेकिन मैसेज मिस ना हो। ठीक है, जो मैं जो कन्वे करना चाहते हैं आप ऑडियंस को, तो वो मिस ना हो, ये ध्यान रखना है। तो मैसेज छोटा हो और टू द पॉइंट हो लेकिन कुछ मिस ना हो, ऐसा ध्यान रखना है। फिर आता है कॉन्क्रीटनेस। मतलब उसमें फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए एग्जैक्ट। कोई वॉग मतलब कुछ भी आप जनरल स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे जो भी कहना है वो कहना पड़ेगा। फिर आता है करेक्टनेस। तो ग्रामर उसका करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग्स अच्छे होने चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेट होना चाहिए आपका मैसेज, करेक्ट होना चाहिए। फिर आता है कंसिडरेशन। मतलब आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ऑडियंस की फीलिंग्स और बैकग्राउंड जो भी होगा उसके बेसिस पे आप जो मैसेज दे रहे हो वो रिसीव होगा। ठीक है, मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मेरी समझ है, और जो पर्सन मुझे सुन रहा है उसके बैकग्राउंड के हिसाब से किसी वर्ड का मीनिंग अलग हो सकता है ना? तो मैं मुझे उनके बैकग्राउंड को समझकर उसके बेसिस पे अपना मैसेज तैयार करना पड़ेगा ताकि वो मैसेज अच्छी तरीके से उन तक पहुंच पाए और उसका गलत मतलब ना निकाला जा सके। ठीक है, तो थिंक अबाउट ऑडियंस पर्सपेक्टिव, फीलिंग्स एंड बैकग्राउंड बिफोर कम्युनिकेट। तो मैसेज ऐसा होना चाहिए बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द रिसीवर और द ऑडियंस। ठीक है, तो कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स कंप्लीटनेस। तो मैसेज में सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इनकम्प्लीट मैसेज एक नो मैसेज की तरह देखा जा सकता है। फिर आता है कर्टियसनेस। कर्टियसनेस मतलब मैसेज कम्युनिकेशन पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होकर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो काइंडनेस दिखाना चाहिए, गुड मैनर्स दिखाने चाहिए। इससे कैसा है हमारे मैनर्स दिखते हैं लोगों को। तो ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो देयर आर बेसिकली 5 फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका एक है कंट्रोल, दूसरा है सोशल इंटरेक्शन, तीसरा है मोटिवेशन, फिर आता है इमोशनल एक्सप्रेशन एंड फिर आता है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कंट्रोल। कम्युनिकेशन फंक्शंस टू कंट्रोल बिहेवियर। तो जैसे आप अगर कोई गलत चीज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं, तो समझाते कैसे हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे बात करके समझाते हैं, राइट? प्यार से समझाने की कोशिश करता है, कोई कोई मार के समझाने की कोशिश, तो अलग अलग चीजों की तरह लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो कंट्रोल, तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या आपको जिंदगी में अच्छा रास्ता दिखाने के लिए कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू कंट्रोल। फिर उसका फंक्शन है सोशल इंटरेक्शन। लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
और कम्युनिकेशन दो टाइप का हो सकता है, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जिसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, स्पोकन है। नॉन वर्बल मतलब आपके जेस्चर्स, हाथ आप कैसे कर रहे हैं, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, तो नॉन वर्बल है। ठीक है। तो जो लोग सुन नहीं सकते, तो वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपने हाथों को चेहरे को ऐसा यूज करते हैं ताकि वो अपना कम्युनिकेट कर पाए। दैट इज ऑल्सो सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल बींग्स, राइट। तो अगर हम सोशल इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन, राइट। तो मोटिवेशन, लोगों को एनकरेज करने के लिए, अगर आपका दोस्त, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त नाराज है, या लाइक लाइफ में उसको कुछ समझ नहीं रहा, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी सके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देन कम्स इमोशनल एक्सप्रेशन। वो कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो लाइक दैट इमोशनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि पीपल्स के एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशंस, फीलिंग्स शेयर करने में हमें मदद करता है कम्युनिकेशन। फिर आता है इंफॉर्मेशन डिस्सेमिनेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक फंक्शन से, एक पर्सन से दूसरी तरफ ट्रांसफर करने के लिए communication is very important. So these are 5 functions of communication. फिर आता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या है? मॉडल्स ऑफ थियरी, मॉडल्स या थियरीज या प्रिंसिपल्स या फिर ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। जो मॉडल्स का मतलब क्या है कि साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग, वो अपने मॉडल्स देते हैं, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन है, दूसरा बोलता है वैसे कम्युनिकेशन है, तीसरा बोलता है वैसे कम्युनिकेशन है। तो ऐसे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया एरिस्टोटल्स मॉडल। सबसे पुराना हमारा मॉडल एरिस्टोटल, ये एक एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल साइंटिस्ट ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर आता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कम्युनिकेशन हैज 3 इंग्रेडिएंट। तो एरिस्टोटल के मॉडल में 3 इंग्रेडिएंट्स है कम्युनिकेशन होने के लिए। पहला क्या है? स्पीकर, जो पर्सन जो बात करेगा। दूसरा है स्पीच, जो वो बात कर रहा है वो। तो स्पीकर मतलब द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो इंसान बात कर रहा है। स्पीच मतलब जो चीजें वो बात कर रहा है, स्पीच। और तीसरा है ऑडियंस, जो लोग उसे सुन रहे हैं। तो एरिस्टोटल मॉडल वो सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 3 ही एलिमेंट्स थे, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शैनन वीवर मॉडल, ठीक है। शैनन वीवर मॉडल 1949 क्या कहता है? एरिस्टोटल के साथ ही वो है, और उसके हिसाब से वो क्या है? 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन वो कहता है। वो क्या कहता है? सोर्स है, ट्रांसमीटर है, सिग्नल है, रिसीवर है, डेस्टिनेशन है। एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल क्या हो गया? ट्रांसमीटर हो गया। सोर्स क्या हो गए? आप हो गए। क्योंकि जब आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, तो मोबाइल आपका ट्रांसमीटर हो गया, जिसके थ्रू आप सिग्नल भेज रहे हो, ठीक है। और जिसको आप कॉल कर रहे हो उसका जो पास जो फोन है वो हो गया रिसीवर, ठीक है। और रिसीवर, जिसने फोन उठाया आपके दोस्त ने, वो हो गया डेस्टिनेशन। तो सोर्स कौन हो गया? मैं कॉल कर रहा हूँ फोन से, वो हो गया ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर कैसे सिग्नल भेज रहा है? मोबाइल कैसे सिग्नल भेज रहा है? मोबाइल का सिग्नल मेरे मेरे कहाँ पे जा रहा है? सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से वो ट्रांसफर किसको हो रहा है? रिसीवर को, मेरे दोस्त के मोबाइल को। तो ये सिग्नल है जो हमें दिखता नहीं है पर होता है। फिर आता है रिसीवर, और रिसीवर से भी हो जाता है डेस्टिनेशन को, मतलब मेरे दोस्त को, दूर को। तो ये है शैनन एंड वीवर मॉडल, ठीक है। फिर आता है बर्लोज मॉडल। बर्लो मॉडल 1960 में आया था। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में वो क्या कहता है कि सोर्स है, एनकोडर है, मैसेज है, चैनल है, डिकोडर है और रिसीवर है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेगा? सोर्स है मतलब कुछ जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं हूँ, मैं पढ़ाने वाला सोर्स हूँ, ठीक है। मैं टीचर हूँ, ठीक है। एनकोडर मतलब क्या है कि किस वे में मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। तो मैं लैपटॉप के जरिए आपको प्रेजेंटेशन के जरिए पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरी एनकोडिंग हो गई, किस तरीके से समझने की, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं इसको सेव करूंगा एज अ वीडियो और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो हो गया मेरी एनकोडिंग। तो एनकोडर, तो लैपटॉप एनकोडर है, यूट्यूब एनकोडर है। फिर उसके बाद में जो मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ वो हो गया मैसेज। चैनल, चैनल क्या है? ऑनलाइन चैनल है अपना, यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा। फिर उसके बाद में डिकोडर, यूट्यूब से आप वो देखोगे, ठीक है, नोट्स बनाओगे, उसे समझोगे, तो डिकोडिंग वो हो गया। मतलब जैसे मैं एनकोड कर रहा हूँ वैसे ही आप डिकोड भी करोगे।
फिर उसके बाद में रिसीवर जो रिसीव करेगा, मतलब आप रिसीवर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है स्क्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो आया था 1961 में। इसमें क्या है, 5 एलिमेंट्स है, जिसमें सोर्स है, एनकोडर है, सिग्नल है, डिकोडर है और डेस्टिनेशन है। यहाँ पर मैसेज और चैनल है, बस यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है। तो श्रैम क्या कहते हैं, सोर्स है, सोर्स से मैसेज कहाँ पे जाएगा, रिसीवर, रिसीवर क्या, सॉरी, हाँ, सोर्स से रिसीवर के डेस्टिनेशन के पास जाएगा। यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, बस कुछ उतना वर्ड्स का थोड़ा डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है। तो ये स्क्रम है और ये बर्लो मॉडल है, ठीक है। तो सोर्स मतलब जो मैसेज जनरेट कर रहा है, एनकोडर मतलब एनकोडिंग करेगा किसी वे में, और ये ऐसे अभी जैसे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये फोन सिग्नल के थ्रू जा रहा है, सिग्नल मतलब कुछ वेवलेंथ है, कुछ वाइब्रेशन है जो जा रहे हैं, तो ये इनकोडिंग हो गई। फिर उसके बाद में सिग्नल के थ्रू सैटेलाइट में जाएगा, सिग्नल के थ्रू सैटेलाइट के बाद डिकोडर के पास जाएगा फोन में, वो भी सिग्नल के थ्रू ही जाएगा, तो वो डिकोडिंग हो गई। मतलब किसी वेवलेंथ में गया, किसी वेवलेंथ में जाया, डिकोडिंग और डेस्टिनेशन के पास वो पहुंचेगा। तो ये है स्क्रैम्स मॉडल। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल एक्सटेंशन में, रॉजर्सन शूमेकर मॉडल जो आया था 1971 में, जिसको एक्सटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और एसएमसीआरई मॉडल हम इसे कहते हैं। तो बहुत ही फेमस है एक्सटेंशन में, जिसमें आता है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट। तो सोर्स क्या है, मैसेज जनरेट करता है, ठीक है, मैसेज जो कंटेंट होगा, चैनल जिस वे में वो करेगा, जैसे ऑनलाइन करेगा, फिजिकली करेगा, वो डिफरेंट थिंग। रिसीवर होगा, मतलब कौन रिसीव कर रहा है और उसका कुछ इफेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा मैसेज है, चैनल है यूट्यूब ऑनलाइन, और रिसीवर कौन है, आप हो, ठीक है। और रिसीवर इफेक्ट क्या जनरेट करेगा, वो पढ़ेगा, वो समझेगा, और वो एग्जाम में उतारेगा, तो दैट इज द इफेक्ट। तो सोर्स से इफेक्ट तक आता है रॉजर्सन शूमेकर का, और ये बहुत फेमस है एसएमसीआरई मॉडल के नाम से। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेम ही है, बहुत कॉमन है, ठीक है। कम्युनिकेटर क्या है, वो जनरेट करेगा ग्रुप मैसेज, ठीक है, मैसेज जनरेट करेगा कम्युनिकेटर। मैसेज क्या है, जो आइडिया, इंफॉर्मेशन या ओपिनियन है, तो कंटेंट है कम्युनिकेशन का मैसेज, ठीक है। चैनल क्या है, कैसे वे में आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, कैसे आप, मतलब मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो कुछ फिजिकली क्लासरूम में करते हो, तो डिफरेंट वेज ऑफ चैनल। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, किस वे में आप बात कर रहे हो, कैसे सिंबल्स ऑफ यूज कर रहे हो, जैसे मैं प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ या किस वे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, सो दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, मैसेज को कैसे ट्रीट किया गया है। चैनल मतलब किस वे में बात किया गया है, मतलब जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और फिजिकल। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज मतलब कैसे वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर आता है ऑडियंस, ऑडियंस मतलब आप द पर्सन जिसके लिए वो मैसेज इंटेंडेड है। उसके बाद में आएगा फीडबैक, मतलब ऑडियंस का रिस्पॉन्स, ऑडियंस उस पर क्या रिस्पॉन्स कर रही है, वो हो गया ऑडियंस ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये जनरली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स जो अभी हमने देखे वही है ये, द कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटर क्या है, द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ने क्या किया, इम्प्रूव सीड प्रैक्टिस के बारे में फार्मर को बताया, तो ये हो गया कम्युनिकेटर। रिसीवर कौन हो गए, फार्मर्स हो गए। ऑडियंस कौन हो गया, फार्मर्स हो गए। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेटर कौन है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद में उसने किसके बारे में बताया, इम्प्रूव सीड प्रैक्टिसेस। तो इम्प्रूव सीड प्रैक्टिसेस जो उसने बताया वो हो गया उसका मैसेज, ठीक है। या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेटर ने दी, क्या दी उसने, बेनिफिट्स एंड मेथड्स ऑफ यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, तो ये हो गया उसका मैसेज। फिर आता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये क्या है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फिजिकल मीन्स कि उसने कैसे मैसेज ने ट्रेवल किया सेंडर से रिसीवर तक। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि मैसेज ने कैसे फिजिकल मीन्स से सेंडर से रिसीव तक जब गया। तो इसमें क्या आएगा, मीटिंग्स के थ्रू गया, या रेडियो के थ्रू गया, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू गया। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग रेडियो प्रोग्राम और फार्मर मीटिंग टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट पेस्ट कंट्रोल, तो ये हो गया कैसे, हाउ इट ट्रेवल्ड, ठीक है। तो ये हो गया चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या होगा, रिएक्शन और एक्शन टेकन बाय ऑडियंस आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। तो मैसेज को रिसीव करने के बाद में ऑडियंस ने क्या एक्शन लिया या क्या रिएक्शन दिया, वो फिजिकल या मेंटल हो सकता है। तो फार्मर्स का क्या है, फार्मर ने अडॉप्ट की न्यू वेराइटी आफ्टर अटेंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने उनको न्यू वेराइटी के फायदे बताए और यूज करके दिखाया कि कैसे यूज कर सकते हो, उसके फायदे बताए। तो उसकी वजह से फार्मर ने क्या किया, उस न्यू वेराइटी को अडॉप्ट किया, तो उसको हम कह सकते हैं रिएक्शन। और उसने अडॉप्ट किया, उसको मतलब उसने डिसीजन लिया कि मैं इस वैरायटी को यूज करूंगा, ये हो गया उसका रिएक्शन। एक्शन मतलब उसने एक्चुअल में वो किया, तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस वजह से नहीं हो पाता, ठीक है।
तो डिफरेंट बैरियर्स से, जैसे फिजिकल बैरियर्स से, जैसे अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो और आजू बाजू से बहुत ज्यादा लाउड नॉइस आ रहा है, या फिर आप इंटरनेट पे पढ़ रहे हो और कम्युनिके मतलब नेटवर्क नहीं है, कम है, पुअर नेटवर्क है, तो उसकी वजह से फिजिकल बैरियर्स होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर एंड सेंडर, कभी कभी नेटवर्क नहीं होता, उसकी वजह से आप बात नहीं कर पाते, तो ज्यादा फिजिकल बैरियर्स। फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व। तो दो लोग, ऑडियंस और जो कम्युनिकेटर बात कर रहा है, तो साइकोलॉजिकल, जैसे अगर स्ट्रेस है बहुत ज्यादा वो बात करने वाला या सुनने वाला, तो स्ट्रेस टाइप, गुस्से में है या कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने में, तो इससे क्या होगा, मैसेज या तो ऑडियंस सुनेगा नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल पढ़ाने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सुनने वाला भी क्यों सुनेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने में। अगर वो गुस्से से, स्ट्रेस में है और बात करने की कोशिश करेगा, इवन तो बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा अभी इमोशंस में इन्वॉल्व है। तो इस कारण से फिजिक्स साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं। फिर आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर मतलब जब सेंडर, कम्युनिकेटर और रिसीवर, ऑडियंस का कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक ना हो। फॉर एग्जाम्पल लोकली आप जाएंगे तो मराठी में पढ़ाएंगे लोगों को, फार्मर्स को, तो वो समझेंगे, लेकिन आप जाके उनको टेक्निकल टर्म्स में पढ़ाएंगे इंग्लिश में, तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज बैरियर एक होता है। तो फार्मर और साइंटिस्ट को ऐसे कुछ टर्म्स, साइंटिस्ट को ऐसे टर्म्स में फार्मर्स को समझाना पड़ेगा जिसमें वो समझते हैं। फिर आता है कल्चरल बैरियर्स, किसी जैसे जैसे कुछ जेस्चर्स एक कल्चर में रूट समझे जाते हैं, दूसरे कल्चर में अच्छे समझे जा सकता है, तो कल्चरल बैरियर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज का मीनिंग अमेरिका में अलग होगा और इंग्लैंड में अलग होगा। सेम इसका भी, हमारे यहाँ इसका ओके भी हो सकता है और ब्यूटीफुल भी हो सकता है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल बैरियर्स आर आल्सो देयर। तो अगर मैं किसी चीज को यूज करूँ, किसी वर्ड को यूज करूँ, उसका मीनिंग गांव में जाऊंगा मैं और उनको बताऊंगा, तो ऐसा हो सकता है कि उस वर्ड का मीनिंग उनके लिए अलग हो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। फिर आता है परसेप्चुअल बैरियर। हाँ, परसेप्चुअल बैरियर मतलब व्हेन पीपल इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions, bias and past experiences। परसेप्चुअल बायस मतलब मैं कुछ बता रहा हूँ और फार्मर को अगर ऐसा लग रहा है, मैं कुछ टेक्नोलॉजी उनको बता रहा हूँ और फार्मर ने पास्ट एक्सपीरियंस उसका ऐसा है कि ये टेक्नोलॉजी उसने यूज की है और उसका रिजल्ट अच्छा आया नहीं, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, नहीं यार मैं क्यों उसको सुनूं, मैं चला जाऊँ, तो ऐसा हो सकता है। तो लोग अनइंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो परसेप्चुअल बैरियर्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑडियंस जो आपसे बात कर रहा है और आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपका स्पीकर, तो आपको क्या लगेगा, आपकी इंटरेस्टिंग मतलब आप अनइंटरेस्ट हो जाएंगे ना उनके साथ, है ना, तो ऐसा। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे प्रॉब्लम्स विद कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स मतलब नेटवर्क नहीं है, ठीक है, वीडियो कॉल पे आप बात कर रहे हो और माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या नेटवर्क अच्छा नहीं है, मोबाइल का स्क्रीन आपका टूटा हुआ है, ये सारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हुए। फिर आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स आते हैं, अभी हमने पढ़े, लेकिन यह इन रिलेशन टू कम्युनिकेटर है, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और रिसीवर के बारे में है। तो रिलेटिंग टू कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर से रिलेटेड हुए कौन कौन से बैरियर्स है। इनइफेक्टिव इन्वायरमेंट, तो फॉर एग्जांपल आपको क्लासरूम में बिठाया गया है और अ, गर्मी बहुत है और फैन नहीं चला गया, तो क्या होगा, आपका ध्यान नहीं लगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा गर्मी होगी। फिर उसके बाद में अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू कम्युनिकेट, तो अगर आप प्रिपेयर करके कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, प्रिपेयर करके मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा, आप अच्छी तरीके से मैं समझा नहीं पाऊंगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस, मतलब कितनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा रहा हूँ। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं सोशली रिस्पॉन्सिबल होके रिलीजन कास्ट पे किस तरीके से बात कर रहा हूँ, ये भी अफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं किसी कास्ट या किसी रिलीजन को बुरा या भला कहता हूँ, तो उससे क्या होगा, ये भी एक कम्युनिकेशन के लिए बैरियर हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो, सो आई ऑलवेज बिलीव दैट ऑल कास्ट एंड ऑल रिलीजन्स एंड ऑल वर्ल्ड इज इक्वल, सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, राइट। सो देन कल्चरल वैल्यूज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, कि वैल्यूज लोगों की इंपॉर्टेंट होती है। फिर इनकरेक्ट कंसेप्ट अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर मैं ऐसा समझू, मैं बैठ जाऊँ क्लासरूम में जाके और स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ही करता रहूँ कि आप इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, और मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ये भी होगा कि कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपको मैसेज जनरेट करना पड़ेगा, आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उसके बेसिस पे फिर आप सवाल पूछ सकते हो कि आपने पढ़ा है। लेकिन आप पढ़ा ही नहीं रहे और बच्चों से सवाल पूछ रहे हो, तो दैट विल बी रॉन्ग, राइट। तो देख, फिर आता है रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज से रिलेटेड कौन कौन से बैरियर्स है,
जैसे इन करेक्टिंग हैंडल ऑफ चैनल्स, जो चैनल को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। फिर रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल, फॉर एग्जांपल मैं उसको ऑनलाइन, ठीक है, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है और मेरे दोस्त के पास छोटा सा मोबाइल है जिसमें एंड्रॉइड वगैरह नहीं है, वो पुराने जमाने का नोकिया का। तो अगर मैं उस पर कॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, तो उसको लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं है। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल। फिर आता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, मतलब आजू बाजू में कुछ डिस्ट्रैक्शन है। फिर आता है यूज ऑफ इनएक्टिव चैनल्स इन पैरेलल, तो दोनों ने अलग अलग सेम ही चैनल्स यूज किए लेकिन पैरेलली नहीं किए, साथ ही नहीं किए, तो इस वजह से ये नहीं हुआ। फिर आता है रिलेटिंग टू रिसीवर, अटेंशन ऑफ द लिसनर्स, लोग सुन रहे हैं या नहीं। प्रॉब्लम ऑफ कॉपरेशन, लोग इन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या नहीं ट्रेनिंग में, हाँ, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, इससे अफेक्ट होता है। प्रॉब्लम ऑफ होमोजेनिटी, सब एक ही जैसे हैं तो उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद में एटीट्यूड ऑफ ऑडियंस टुवर्ड्स कम्युनिकेटर, तो लोगों का कम्युनिकेटर के थ्रू ऑडियंस एटीट्यूड कैसा है उस पर भी डिपेंड होगा। तो ये सारी चीजें होगी। अब आता है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। तो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म मतलब क्या है? इट इज अ टास्क ऑफ कलेक्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन। सीधी भाषा में समझे, जर्नलिज्म आपको पता है कि जनरली जो रोज इवेंट्स हो रहे हैं, करंट इवेंट्स, उसको न्यूज़पेपर में छापना या न्यूज बताना लोगों को, वो हो गया जनरल जर्नलिज्म। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म मतलब स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में जो न्यूज है, फॉर एग्जांपल कोई नई टेक्नोलॉजी होगी या कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन होगा, उसको फार्मर तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, वीडियोस, ऑडियोज, इन सब के जरिए फार्मर तक पहुंचाना। और इस प्रोसेस में क्या क्या आएगा? आपको पहले न्यूज कलेक्ट करनी पड़ेगी, उसे लिखना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा और पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये हो गया एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, ठीक है। इसका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी बढ़ ही रहा है, कम तो होगा नहीं, क्योंकि खाना तो सबको खाना ही है। तो इट विल ऑलवेज स्टे, ठीक है। तो टेक्निकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आप देख सकते हैं चीजें हो रही है। सो कोई भी एक क्रॉप चूज करके आप अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दो, उस पर इंफॉर्मेशन डालो। मेरा एक जूनियर है जो अभी काफी अच्छा कमा रहा है इंस्टाग्राम से, लाइक उसके 11,000 कुछ तो भी फॉलोअर्स हैं। तो वो सिर्फ आई थिंक बनाना में काम कर रहा है, सो दैट इज यू कैन डू वन थिंग। फिर उसके बाद में बहुत सारा एग्रीकल्चर, इरिगेशन है, रूरल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, वेलफेयर पे आप प्रोग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है न्यूज। न्यूज क्या है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में? एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में न्यूज मतलब कोई भी टाइमली इंफॉर्मेशन, किसी करंट आइडिया, इवेंट या प्रॉब्लम जो इंटरेस्ट की है लोगों के लिए, ठीक है। तो न्यूज क्या है? टाइमली इंफॉर्मेशन है लोगों के इंटरेस्ट की, जो बेस है करंट आइडिया, इवेंट या किसी प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो दैट इज, एंड इट शुड बी, न्यूज क्या है, एक्यूरेट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे न्यूज है वैसे ही देना चाहिए, और किसी को अच्छा, किसी को बुरा दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा है वैसे दिखाना चाहिए ऑब्जेक्टिवली। फिर इंपॉर्टेंट फॉर रीडर्स और फार्मर्स के लिए, मतलब ऑडियंस को हमें जानना है कि ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पे आपको न्यूज देनी है, ऐसा। और रिटर्न इन सिंपल लैंग्वेज जो लोग पढ़ सके। टाइप्स ऑफ न्यूज में दो टाइप्स ऑफ न्यूज है। हार्ड न्यूज, हार्ड न्यूज मतलब जिसको, जैसे अभी अर्जेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, आज की आज, तो वो हो गया इमीडिएट एंड अर्जेंट इन्फॉर्मेशन। सॉफ्ट न्यूज मतलब लाइट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो आज क्या हुआ या कल क्या हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन, वो हो गया हार्ड न्यूज। सॉफ्ट न्यूज मतलब कोई आर्टिकल्स लिखे हैं जो लॉन्ग टर्म में यूज आएंगे, या पहले कभी मैं अपना विचार उस पर बता रहा हूँ किसी टॉपिक पे, तो वो हो गया सॉफ्ट न्यूज, ठीक है। एडवांटेज क्या है न्यूज के? लो कॉस्ट है, ठीक है, और काफी बड़ा कवरेज हम कर सकते हैं न्यूज का शॉर्ट टाइम, और टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसके? इलिटरेट पीपल मतलब जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके लिए डिफिकल्ट है पढ़ना। लेकिन जिसने अभी मतलब मोबाइल पे तो अभी न्यूज आ रही है तो सभी सुन सकते हैं, तो दैट इज, तो ऐसा आ सकता है। फिर आता है डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है? समथिंग विच इज न्यू perceived by individual, मतलब innovation is something that is perceived as newly by the individual. It can be an idea, it can be an practice, or it can be an object, ठीक है। इनोवेशन क्या है? एक नई प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल आप पहले क्रॉप को, किसी भी क्रॉप को 1 लीटर वाटर देते थे, ठीक है, लेकिन उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप उसको 2 लीटर वाटर दे रहे हो।
तो क्या हुआ इनोवेशन, क्योंकि उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए, तो ये क्या हुआ प्रैक्टिस हो गया, चेंज हो गया ऑब्जेक्ट। पहले आप कोई थ्योरम देते थे, थ्योरम मतलब वो जो पेस्टिसाइड या फंजीसाइड वो सब होता है ना, उसमें से वो देते थे। लेकिन अभी नया कुछ प्रोडक्ट आया है, केमिकल, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट को मारता भी नहीं है और अपना इंसेक्ट को मार भी देता है। तो मतलब जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उसको नहीं मारता, और जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसको डायरेक्टली मार देता है। तो पहले हम जो यूज कर रहे थे उसको नहीं यूज करेंगे, नए को यूज करेंगे, वो हो गया ऑब्जेक्ट। आइडिया, आइडिया को हम प्रोडक्ट में या फिर प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया इनोवेशन। तो डिफ्यूजन का इनोवेशन मतलब, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है प्रोसेस बाय विच इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इनोवेशन को सर्टेन चैनल्स के थ्रू सोशल सिस्टम के मेंबर में कम्युनिकेट किया जाता है। मतलब मैंने न्यू वैरायटी डेवलप की, उसको कुछ चैनल्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मैं फार्मर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच इनोवेशन, कुछ नया आप स्प्रेड कर रहे हैं सोशल सिस्टम के मेंबर्स को, जो हमारी सोसाइटी में। ठीक है, फिर आता है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है, एडॉप्शन इज अ डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ इनोवेशन as the best course of action available। एडॉप्शन क्या है, एक डिसीजन है कि जो इनोवेशन है उसका फुल यूज करूंगा क्योंकि वो बेटर है बाकी सारे चीजों से, तो दैट इज एडॉप्शन। एंड एडॉप्शन इज ऑल्सो यूज ऑफ न्यू आइडिया कंटिन्यूअसली ऑन फुल स्केल। तो एडॉप्शन वो है जिसमें हम नई आइडिया को यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली ऑन फुल स्केल, तो ये हो गया एडॉप्शन। ठीक है, तो एडॉप्शन प्रोसेस के स्टेजेस 5 है, जिसमें सबसे पहला है अवेयरनेस, जिसमें फार्मर क्या करेगा, ये स्टार्टिंग प्रोसेस है अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस स्टेज में क्या है, स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस मतलब फार्मर कैसे टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करता है, वो अब हम समझेंगे कि एडॉप्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो पहली है अवेयरनेस, अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज में क्या होगा, फार्मर को एक नई आइडिया के बारे में एक छोटा सा स्लाइड कुछ सुनाई देगा उसको। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर को एसआरआई कल्टीवेशन जो राइस में होता है उसका नाम ही पता है, लेकिन उसमें क्या है वो उसे नहीं पता। तो जैसे उसने सुना सिस्टमिक राइस इंटेंसिफिकेशन इन राइस, तो उसको इंटरेस्ट जागा उसमें। ठीक है, तो इसमें अवेयरनेस है, सिर्फ उसका नाम पता है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पता। उसके बाद में जैसे ही उसका इंटरेस्ट तैयार होगा, तो वो क्या करेगा, उस इनोवेशन के बारे में, आइडिया के बारे में नए इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करेगा, एक्सटेंशन ऑफिसर से कर सकता है, या जो उसके दोस्त थे फार्मर्स उससे कर सकता है, या फिर कहीं से भी कर सकता है। उसको जो क्रेडिबल लगते हैं, मतलब हाँ इस पे विश्वास किया जा सकता है, उनको वो पूछेगा, उसके बेसिस पे वो नई इंफॉर्मेशन लेगा और आइडिया कैसा है उस पर सोचेगा। उसके बाद में जैसे ही उसने इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद में उसके बारे में इवेल्युएट करेगा। मतलब वो इंफॉर्मेशन जो उसने ली, अभी मेंटली वो क्या सोचेगा, इसके फायदे देखेगा, इसके नुकसान देखेगा, इसमें रिस्क कितना है ये समझेगा। तो इवेल्युएट कर रहा है वो माइंड में कि इससे कोशिश की जा सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये जो नई आइडिया है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में कितना हमें फायदा दे सकती है या नहीं दे सकती है, ये समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, पर इवेल्युएट करने के बाद में ऐसा करेगा वो कि स्मॉल स्केल पे, जिसमें ट्रायल स्टेज है, तो वो ऐसा डिसाइड करेगा कि ठीक है, ये जो नया आइडिया आया है उसको हम स्मॉल स्केल पे यूज करके देखते हैं। ट्रायल स्टेज मतलब करके देखते हैं, अगर वो यूजफुल हुआ तो उसके बाद में वो लार्ज स्केल पे यूज करेगा, फुल स्केल पे। ठीक है, उसको कंटिन्यूसली यूज करेगा। अगर वो फेल हो गया स्मॉल स्केल पे, तो उसके बाद में ट्रायल स्टेज में वो खत्म हो जाएगा, एडॉप्शन वहां पे हो गए। तो एडॉप्शन कब होगा, जब वो स्मॉल स्केल पे अच्छी मतलब वो आइडिया यूजफुल हुआ, उसको सेटिस्फेक्शन मिला कि उसको यील्ड अच्छी आई, तो वो क्या करेगा, वो आइडिया को फुल स्केल पे यूज करेगा। तो ये हो गया 5 स्टेजेस। ठीक है, तो फिर उसको वो स्केल पे, लार्ज स्केल पे कंटिन्यूअसली यूज करेगा, उसको हो गया एडॉप्शन। अब आया, अभी अभी ने क्या देखा था, स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन। अब हम देखेंगे इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है थ्रू विच फार्मर passes the first knowledge of an innovation to its adoption of rejection। मतलब फार्मर ने नॉलेज ली और उस नॉलेज को वो अडॉप्ट करेगा, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा,
इस प्रोसेस को कहते हैं इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, मतलब इनोवेशन को अडॉप्ट करना है, यूज करना है या नहीं करना है, वो हो गया इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेज क्या है, नॉलेज। नॉलेज में क्या करेगा फार्मर, नए इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज कलेक्ट करेगा। फिर परसुएशन स्टेज, परसुएशन स्टेज में उसका एक मेंटल एटीट्यूड डेवलप होगा कि वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, बेस्ड ऑन किस पे, उसके फीलिंग्स पे, परसेप्शन या पुरानी इंफॉर्मेशन पे वो होगा। तो परसुएशन करेगा, वो सोचेगा कि अच्छा है या नहीं। फिर आएगा उस पर डिसीजन। डिसीजन क्या आएगा, फार्मर डिसीजन लेगा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज अडॉप्ट किया जाए या ना किया जाए, बेस्ड ऑन स्मॉल स्केल ट्रायल। तो स्मॉल स्केल ट्रायल करके देखेगा वो, उसके बेसिस पे अडॉप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये एक सोचेगा वो कि कितने रिस्क है, एडवांटेजेस क्या है, नीड्स है या नहीं, ये सारी चीजें सोच के वो फिर डिसीजन लेगा। डिसीजन उसने कर लिया है क्योंकि स्मॉल स्केल पे उसने यूज कर लिया है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेगा वो फार्मर, इनोवेशन को यूज पे डाल देगा फुल स्केल पे। ठीक है, और ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इम्प्लीमेंट कर दिया उसने फुल्ली। फिर आता है कंफर्मेशन स्टेज। फार्मर क्या करेगा, इस डिसीजन को कंटिन्यू करेगा या डिसकंटिन्यू करेगा। ठीक है, जो रिजल्ट आया उसने फुल स्केल पे यूज किया, उसके बाद में जो रिजल्ट आया, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो उसको अडॉप्ट करेगा फुल्ली और कंटिन्यू करेगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसको डिसकंटिन्यू करेगा, वहीं पे रोक देगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के, मतलब एडॉप्शन क्या है, डिसीजन टू यूज इनोवेशन फुल्ली। तो इनोवेशन को अगर कोई फुल्ली यूज कर रहा है तो उसको हम एडॉप्शन कह सकते हैं। लेकिन एडॉप्शन को यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको रिजेक्शन कहते हैं। एडॉप्शन को रिजेक्शन डिसीजन है कि उसने अडॉप्ट नहीं किया इनोवेशन को, वो हो गया रिजेक्शन। और रिजेक्शन एक्टिव भी हो सकता है, मतलब ट्रायल के बाद, स्मॉल स्केल के बाद भी वो, नहीं मैं नहीं करूंगा एक्टिवली, मतलब करके दिखा लेकिन उसको फायदा नहीं हो तो उसने रिजेक्ट कर दिया, यूज नहीं करेगा फिर। लेकिन पैसिव भी हो सकता है, मतलब विदाउट ट्रायल, मतलब उसने ट्रायल भी नहीं किया और उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या उसके एटीट्यूड के बेसिस पे उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी हो सकता है। तो ये जो इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस है कि मैं जो इनोवेशन आया है, जो वेराइटी आई है, उसको यूज करूँ या ना करूँ, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है ना, अलग अलग स्टेजेस में जाएंगे। मतलब नॉलेज में वो नॉलेज मिलेगा, उसको बाद में वो सोचेगा, वो स्मॉल स्केल पे यूज करेगा, फुल स्केल करेगा। फिर उसके बाद में फुल स्केल पे उसको यूज हुआ, अच्छा रिजल्ट आया, तो उसके बाद में वो कंटिन्यू करेगा। अगर रिजल्ट नहीं आया फुल स्केल पे तो उसके बाद में डिसकंटिन्यू करेगा। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और वो बेसिस किस पे, बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि ये कितना यूज करेगा या नहीं करेगा, उसके एक्सपीरियंस, नॉलेज और एटीट्यूड पे। ये हो गया इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। फिर आता है अपना एडॉप्टर कैटेगरीज। ठीक है, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम फार्मा को दे रहे हैं तो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। तो वो जो अडॉप्ट किया उनको हम अडॉप्टर्स करेंगे, फार्मर्स को। और उनकी कैटेगरीज है कुछ। ठीक है, तो रॉजर्स ने ये कैटेगरीज बताई थी, जिसमें 5 कैटेगरी आती है। इनोवेटर्स जो है 2.5%, दूसरा है अर्ली अडॉप्टर्स जो है 13.5%, फिर आता है अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी 34% और लैगार्ड्स आता है 16%। तो ये इंपॉर्टेंट है एडाप्टर कैटेगरीज एक्सटेंशन में। ठीक है, तो हम समझते हैं क्या है। तो कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स है 5 टाइप की। पहला इनोवेटर्स। इनोवेटर्स मतलब ये लार्ज फार्मर्स है और इनके पास पैसा बहुत है, नेटवर्थ अच्छा है और रिस्क लेने के लिए पैसा उनके पास अच्छा खासा है और वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। और उनका एज मिडिल एज से कम है, मतलब 50 से कम उनका एज है। ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे हैं और सोसाइटीज में उनकी अच्छी रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज है। मेंटली अलर्ट है वो। ठीक है, कुछ नया आया तो उसको एक्टिवली सीख करेंगे, इंफॉर्मेशन सीख करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारे लोकेशन के बाहर, उनके जहाँ पे वो रहते हैं उससे बाहर इंफॉर्मेशन, मतलब उनके दोस्त, फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट बहुत है। ठीक है, और लोकल एक्सटेंशन वर्कर को छोड़कर वो दूसरे इंफॉर्मेशन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके गांव में एक एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, उससे ना लेके डायरेक्ट वो यूनिवर्सिटी जाके उनसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी यूनिवर्सिटी से ही देगा। तो ये लोग इनोवेटर्स कैटेगरी ऑफ फार्मर क्या करेंगे, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पास जाएंगे। फिर एग्जाम्पल सेट करेंगे बिफोर पब्लिक रिलीज। तो पब्लिक को पूरी इंफॉर्मेशन जानने से पहले ही लोग क्या कर देंगे, अपना टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे। तो ये हो गया इनोवेटर्स। फिर आता है फार्म मैगजीन्स और पब्लिकेशंस यूज करते हैं, पढ़ते हैं। और
नेबर्स और फ्रेंड्स इनके नहीं होते, क्योंकि घर भर बहुत बड़े होते हैं, तो फ्रेंड्स और नेबर्स आजू बाजू के वो पड़ोसी वगैरह कम होते हैं, क्योंकि ये बड़े फार्मर्स है ना, तो उस वजह से। तो ये हो गया इनोवेटर्स जो है 2.5%। फिर आता है अर्ली अडॉप्टर्स, जो इनोवेटर्स के बाद यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यंग लोग हैं जो मेजोरिटी से कम एज है इनकी, लेकिन इनोवेटर से ज्यादा है। तो ठीक है, यंगर देन स्लो अडॉप्टर्स मतलब जो मेजोरिटी है, बट नॉट नेसेसरली यंगर देन इनोवेटर्स, तो इनोवेटर से कम नहीं है उनकी, ठीक है, कम है उनकी एज। तो ठीक है, तो क्विकेस्ट टू यूज ट्राइड आइडियाज, जो आइडियाज यूज किए हैं ऑलरेडी इनोवेटर्स ने, तो वो यूज करते हैं। फार्म्स बड़े हैं, अच्छी इनकम है, अच्छी एजुकेशन है, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्मल लीडरशिप भी उनके पास है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कम्युनिटी एडॉप्शन। ये कम्युनिटी एडॉप्शन लीडर्स को इनको कंसिडर किया जाता है, अर्ली एडॉप्टर्स कौन है, कम्युनिटी एडॉप्शन लीडर्स। इनको देखकर बाकी के भी सीखते हैं। फिर आता है अर्ली मेजोरिटी, मतलब एवरेज एज जो लोगों की है उनसे इनकी ज्यादा है, एजुकेशन भी ज्यादा है और एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, मतलब एवरेज लोगों की। ठीक है, फिर जर्नल और बुलेटिन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस मीडियम है, ठीक है, ज्यादा बहुत ये नहीं है, मीडियम है। और अर्ली एडॉप्टर्स से ज्यादा कम एक्टिव है, लेकिन लेट एडॉप्टर से ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, और फॉर्मल लीडर्स है, मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करते हैं, कम्युनिटी में ओपन का डिपेंड करता है। ठीक है, नेबर्स ओपिनियन को ये वैल्यू करते हैं, और नेबर्स और फ्रेंड इनके होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अर्ली मेजोरिटी। फिर आता है लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी मतलब क्या है, अडॉप्ट करते हैं आफ्टर एवरेज मेंबर, तो एवरेज लोगों ने जैसे अडॉप्ट किया तो ये लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ओल्डर एंड लेस एजुकेटेड देन अर्ली मेजोरिटी, तो अर्ली मेजोरिटी से कम एजुकेटेड है और एज इनकी कम है, पार्टिसिपेशन ग्रुप में कम है, लीडरशिप रोल कम है, पब्लिकेशन ज्यादा नहीं पढ़ते, और कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट कम है। तो ये हो गया लेट मेजोरिटी। और लास्ट में आते हैं लैगार्ड्स, जो कि है 16%। ये क्या है, एजुकेशन सबसे कम है, बहुत ज्यादा उम्र है, पार्टिसिपेशन बहुत कम है ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रोग्राम्स में, कभी बहुत कम पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर पढ़ते हैं मैक्सिमम बुलियन, और हाईली लोकली ओरिएंटेड, जो पुराने विचार है उस पे है, लीडरशिप रोल नहीं है, रिसोर्स नहीं है उनके पास, और लैंड होल्डिंग कम है, और ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पानी या फिर रिसोर्सेज कम है। तो ये हो गए लैगार्ड्स जो कि है 16%। तो सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में जो यूज करेगा या भी सबसे लास्ट में यूज करेगा या फिर यूज भी नहीं करेगा टेक्नोलॉजी, उसको हम कहते हैं लेगार्ड्स। तो आज हमारा सिलेबस एक्सटेंशन फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन एजुकेशन EXT 241 या 242 सेम है, तो कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय।